जी मैम ठीक, हाँ जी। अल्लाह का शुक्र। टिबेरिया आसिया साहब। अच्छा, आसिया 15 वाला कोई और भी है जिनका 15 को एग्जाम था, मतलब डॉक्टर चैप्टर? फायजा का तो आई थिंक 13th को था, है ना? जी नहीं नहीं, वैसे मैंने कहा जिनका मतलब चाहे पास भी ना हुआ हो, मतलब थोड़ा सा शायद मतलब कोई सिनेरियो डिस्कस हो नहीं, जाता। आई थिंक जवेरिया आपका तो कब 13 को था? ये डॉक्टर कृष्ण 13 को था। हाँ, आसिया का 12 को था। अभी 15 वाला और कोई था नहीं, एक अकेली डॉक्टर सना ही थी आई थिंक। बाकी कोई कैंडिडेट जो कैंडिडेट भी थोड़े थे वैसे 15 को डॉक्टर हाँ, के लिए। 15 को कैंडिडेट तो लास्ट डे होता है ना, लास्ट डे पे थोड़े कैंडिडेट थोड़े ही होते हैं। हाँ चलें, जी। चलें जी, पहला हम शुरू करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम का था। और जी नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले में क्या था? काउंसलिंग थी। जी, ये ना काउंसलिंग स्टेशन था। और मैं तो पहले एकदम जाके मुझे तो झटका ही लगा था क्योंकि मैंने जैसे होता है ना कि आपको एक टॉपिक थोड़े रिवाइज नहीं किए होते, सीकेडी आ गया था फर्स्ट डे पे। मैंने कहा ये नहीं आएगा, तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था, लेकिन फ्लोटिंग स्पेसिफिकली। लेकिन ये कि इतना नहीं था, इसमें ये था कि पेशेंट जो थी वो 8 वीक पे आई थी, जो उसने सिनेरियो कितने दिया हुआ था। कितनी ईयर थी? एज हम्म। एज मेरा ख्याल है कोई 26-27 ईयर थी यंग एज। पेशेंट थी यानी? यंग पेशेंट थी, प्राइमरी ग्रेविडा थी। और उसकी ना फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, और मेरा ख्याल है 8 वीक की प्रेगनेंसी थी। हम्म। और पेशेंट का जो था ना, उन्होंने दिया हुआ था कि बीपी 140/90 है, पेशेंट का पेल है और साथ में जो फीट है वो स्वोलन है। और पेशेंट जो उन्होंने सिनेरियो में ही बताया हुआ था कि पेशेंट जो है ना वो नॉन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। और उसके अलावा उन्होंने उसमें उसकी ना लैब्स दी हुई थी। हम्म। तो लैब्स में उन्होंने एक तो मुझे जो स्पेसिफिकली याद है, एक दिया हुआ था प्रोटीन यूरिया 600 दिया हुआ था। और अच्छा। सीरम क्रेटिनिन शायद 94 कुछ था, जो मुझे एग्जैक्टली याद है। हम्म। उसमें मतलब मुझे ये है कि वो उसमें फिर बीपी उसका 140/90 दिया हुआ था, फिर क्रेटिनिन उसका कितना वो दिया हुआ था? शायद 94 था। अच्छा। 94। वो उसमें क्रेटिनिन का लेवल जो है ना वो मतलब था, इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक, ये सात प्रोटीन नॉर्मल ज़्यादा वैल्यू था। दी होंगी ना? नहीं नहीं, नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी। हाँ, ये है कि उसमें किसी भी चीज़ के साथ उन्होंने नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं दी हुई आपके थी। 94 तो कुछ ज्यादा ही लैब लग रहा है यूनिट। नहीं नहीं, मतलब उसकी जो अब मुझे इतना याद है कि वो स्टेज 1-2 वाले में आ रहा था। जो उसकी लैब मतलब एग्जैक्टली डॉक्टर मुझे कृष्ण वाकई। प्रेगनेंसी में क्रेट 120 तक नॉर्मल नहीं होता? वो क्रेटिनिन जो होता है ना, वो यूनिट्स का फर्क होता है ना, तो इसलिए हाँ वो जी, उसका मैडम, ना जो हमें यूनिट्स है ना। माइक्रोमोल वाला जो होता है वो उसका डिफरेंट रेंज हाँ होती है, और हाँ जो हाँ दूसरा होता है हाँ, उसमें मिलीग्राम की डिफरेंट लेकिन रेंज होती उसमें है। अच्छा, वैसे अब ये तो इम्पोर्टेंट। पता नहीं, अब आप मतलब ये कि वैल्यूज़ ऑनेस्टली मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह याद नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू जो मतलब जो बिल्कुल एग्जैक्ट याद है ना, वो सिर्फ प्रोटीन यूरिया की थी, वो 600 चलें, ओके, मिलीग्राम हम थी। ये लिख लेते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशंस गिवन थी। इन्वेस्टिगेशन गिवन थी, फिर इसका मैंने इसी तरह ही स्टार्ट किया था जिस तरह आपने मुझे वो पहले मतलब कि आई इतना स्टिल ये मुझे रिमेम्बर, स्टेशन ये लिखना वाला वो। तो हमने केस ये तो मेरा मतलब पर्सनल केस था, मैंने इसको डील किया था हमने। और ये वाला शॉर्ट केस हाँ, तो लेकिन हमने देखिए किया था। जिस तरह एक होता है ना कि आपने एक टॉपिक रिसेंटली बहुत अच्छा रिवाइज किया होता है, इस हाँ तरह हाँ। नहीं था। लेकिन लेकिन ये कि मैंने फिर इसको इसी तरह ही किया था। मैंने जाके कि उसे मतलब जैसे मतलब मैंने वो सिनेरियो पढ़ा, उसके बाद मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, जैसे आपका काउंसलिंग का स्टार्ट होता है। उसके हम्म। बाद मैंने उससे उसकी हिस्ट्री में जो चीज़ें मिसिंग थी मैंने उससे पूछा, और उसके बाद उससे सारी वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि आपको ये कब से है, और क्या है, हम्म। आपको किस तरह पता चला, क्या ट्रीटमेंट आप ले रही हैं, मेडिकेशंस आप कौन सी यूज़ कर रही हैं, डॉक्टर के पास आप जा रही हैं, आपने प्री प्रेगनेंसी अपनी काउंसलिंग की थी, आपके हम्म। टेस्ट कब हुए थे जो इससे पहले, प्रेगनेंसी से पहले। तो उसकी हम्म। पेशेंट ने मुझे कहा कि मेरे जो टेस्ट हुए थे, मैं डॉक्टर के पास रेगुलरली जाती थी, 8 ईयर्स से उसने कहा था कि मुझे डिजीज़ है। और ना डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं, आपकी डिजीज़ जो है ना वो कंट्रोल्ड है।
और उसके अलावा उसने मुझे खुद ही कहा कि बीपी के लिए मैं कोई मेडिसिन ले रही थी, वो उन्होंने मेरी बंद करवा के एक मेडिसिन भी चेंज करवा दी है। तो अच्छा। ये मतलब जो उसके रोल प्लेयर थे, मतलब जो मैंने उससे और क्वेश्चनिंग नेफ्रोटिक की, उसने सिंड्रोम के लिए मुझे क्या ले रही थी? उसके लिए उसने मेडिसिन नहीं बताई थी, सिर्फ उसने बीपी की बताई थी कि मैं एस ले रही थी, एस इनहिबिटर कोई उसने नाम लिया था। हम्म। और वो मेरा उन्होंने ना चेंज करा दिया। हम्म। और अब मैं मिथाइल डोपा एल्डोमेट ले रही हूँ। ओके। और उसका जो उस दिन का बीपी, मतलब जो उन्होंने बीपी भी मेंशन किया हुआ था, वो बीपी 140/90 था। ठीक है। ओके। अच्छा, नेफ्रोटिक और सिंड्रोम उसके से रिलेटेड कोई मेडिसिन नहीं ले रही थी, रिमिशन में थी? जी, उसने कहा था कि मेरी ना डिजीज़ बिल्कुल कंट्रोल है, मेरे टेस्ट भी ठीक आए थे, और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप प्रेगनेंसी कर सकती हैं। मतलब जो उसकी क्वेश्चनिंग आप करते हैं ना, प्री प्रेगनेंसी हम्म। काउंसलिंग वाले, तो उसमें उसने कहा, उसने मतलब पेशेंट ने क्लियर कट मुझे कहा था कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी डिजीज़ जो है ना वो ठीक है। तो फिर उसके हम्म। बाद मैंने फिर उसको इसी तरह ही काउंसलिंग उसकी स्टार्ट की कि अभी तो मतलब हम नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे। और वो 600 का मुझे मतलब उसमें जो आपकी लोप्रिन स्टार्ट करानी थी, और मेडिकेशन हम्म। को अभी बीपी तो उसका कंट्रोल था, क्योंकि जब ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ में 140/90 जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है। हम्म। और मतलब रेगुलर आपके जो विजिट्स होंगे। अभी लोपरिन की उसका डोज थोड़ी नहीं सी बताई एक्टिव। थी? जी। लोपरिन की डोज बताई थी? हाँ जी, हाँ जी, लोप्रिन की डोज भी मैंने उसको बताई थी। और फिर उसके बाद वो 600 था ना, तो उसके मुझे टॉक में याद था कि अगर ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले क्या 600 से ज़्यादा प्रोटीन यूरिया हो, 500 से ज़्यादा हो, हम्म। तो आप लोग मिलकर वेट हेपरिन भी स्टार्ट कराते हैं। तो हम्म। मैंने कहा था कि हम इसके लिए भी आपको कंसीडर करेंगे कि इंजेक्शन आपको खून पतला करने वाले लगा सकते हैं। और बाकी रेगुलर मैंने उसको कहा था कि मोस्टली अगर आपने जो दवाइयाँ कही हैं, अगर उसमें मोस्टली स्टीराइड्स होते हैं, तो अगर स्टीराइड होंगे तो उसके लिए आपकी शुगर कंट्रोल भी हम रखेंगे। OGTT वैसे भी हम हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें करते हैं, और लेकिन इसमें ज़्यादा आपका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। हम्म। और अगर आपकी डिजीज़ इसी तरह ही कंट्रोल रहती है, तो हम आपको टर्म तक आपकी वो जो टर्म तक की उसकी सारी मैनेजमेंट थी वो मैंने उसको बताई, डिलीवरी का भी प्लान बताया, वो उसका पूरा प्रॉपर एंड तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे मैंने उसे कहा कि हम जब आपको प्रेगनेंसी के बाद मैं आपको रेफ़र करूँगी दोबारा से नेफ्रोलॉजी, मतलब बाद में भी हम आपका फॉलोअप करेंगे, ताकि आपकी जो मेडिकेशन है जो कि हमने प्रेगनेंसी की वजह से कुछ की थी, वो हम उनको दोबारा से सेट कर सकें। और स्टीराइड अगर है तो, अगर स्टीराइड का भी मैंने था कि अगर आपकी इसमें मोस्टली पेशेंट स्टीराइड ले रहे होते हैं, तो अगर आपका लेबर होगा तो लेबर के दौरान भी जैसे इंजेक्टेबल है। तो ये सारा मतलब वो एक सीक्वेंस में ना हम्म। पूरा एंड तक ही मैं गई थी। तो मैंने फिर उस एंड से पूछा था कि अगर आप पूछना, मतलब बीच में भी वैसे मैं बार बार उससे पूछी थी कि आपको समझ आ रही है, आपको कोई परेशानी या कोई आपको समझ ना आ रही हो, आपको कोई सवाल करना चाह रही हूँ मुझसे। तो उसने बस बीच में मुझे ये पूछा था कि मुझे किसी ने कहा है कि कुछ अद्वियात जो हैं वो मेरे लिए सेफ़ नहीं है। मैंने उससे कहा हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आपने बीपी की अद्वियात बताई थी, और ये जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे माइक्रोफिनोलेट वगैरह, ये अगर आप लोग ले रही हूँ, मैं आपकी वो नोट्स में चेक कर लूँगी, क्योंकि वो नाम नहीं बता रही थी ना मेडिसिन का कि हम्म। मैं कौन सी ले रही हूँ। तो वो मेडिसिन मैंने कहा कि हम बंद करवा देंगे, हम्म। और वो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करके ना। हम्म। ठीक है। और हाँ, इसको तो ऐसे फिर ही इसी लेके वक्त चलना था कि आपने सबसे पहले उसके साथ डिस्कस करना था कि जी उसकी आप जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको कंफर्म करना था। उसके बाद जो मिसिंग इंफॉर्मेशन थी उसको लेना था। वेरी इंपॉर्टेंटली मेडिकेशंस थी और लैब्स थी, और और डिजीज की जो मेडिकल हिस्ट्री होती है, ठीक है, जो टेम्पलेट होता है, मेडिकल डिजीज का टेम्पलेट होता है, वो जी, वो करना मैंने था। सारा टेम्पलेट जो है ना वो हाँ। इसी तरह स्टेप वाइज हाँ, फिर टेम्पलेट से आपने स्टार्ट उसी तरह किया। ही एंटीनेटल केयर उसको बतानी थी, रिस्क फैक्टर्स उसको बताने थे, फीटस के भी और मदर के भी रिस्क फैक्टर्स। फिर आप उसको कैसे हाँ, लेके ये भी चलेंगी मतलब और मैं अभी खाना के भूल गई हूँ, ये मैंने उसको फिर बताया था कि आप में जैसे बच्चे प्री क्लैम्सिया के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ। हाँ। फिर अनीमिया भी, क्योंकि उसकी एचबी भी कम थी, तो मैंने अनीमिया के लिए भी बताया था कि अभी तो हम्म। फिलहाल जैसे आपके 12 वीक्स पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको आयरन स्टार्ट करूंगी, हाँ। लेकिन हो सकता है कि इसके लिए हमें कुछ स्पेशल इंजेक्शन होते हैं जैसे एरिथ्रोपोइटिन, जो कि डिजीज़ हम्म। जिनकी किडनी का मसला होता है उनको देते हैं हम, वो भी आपको दे सकते हैं। हाँ, तो ये कुछ चीजें आपने भेज पे, फिर आपने उसको यही बताना है कि जो उसने पूछा भी आपसे, क्वेश्चन मिस नहीं करना कि जी कुछ मेडिसिन है जो आपको हम नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ लेजॉन करके आपका चलेंगे, साथ में एक माहिर डॉक्टर्स की टीम होगी जो हमारे साथ रहेगी, और उसमें हम आपको लोप्रीन स्टार्ट करेंगे जो आप डिलीवरी तक लेती रहेंगी। वो आपकी प्रिवेंशन है कि आपको प्रीक्लेम्शिया की डिजीज ना हो।
दूसरा, हम आपके बच्चे के ग्रोथ स्कैन्स भी कराते रहेंगे। आपका यूट्राइन आर्टरी डॉपलर 20 वीक्स के ऊपर करवाएंगे, ये देखने के लिए कि आपके अंदर प्री क्लेम्शिया का रिस्क है या नहीं। हर विजिट के ऊपर हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आपकी दवाइयाँ रिव्यू करेंगे, और आपका पेशाब में यूरिन को हर हर महीने देखेंगे। अगर वो ज्यादा आना शुरू, मैडम ये फातिमा आपका 14th को ही था ना? एक जी एक मैडम, मेरा सॉरी 14 को था। सॉरी मैडम, मैंने अभी आपका मैसेज देखा है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो कैप कट असल में ना चल नहीं रहा था काफी दिनों से, तो वो अभी मैं रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ था, तो वो अब फुली कंप्लीट हो गया। अभी मैं अपलोड कर देती हूँ। जी। अच्छा, इसमें फिर आप उसको मेडिसिन के, सेफ मेडिसिन के बारे में बताएंगे। एस इनहिबिटर नहीं ले सकती आप, और माइकोफिनोलेट भी नहीं ले सकती, मेथोट्रेक्सेट भी नहीं ले सकती। प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये जो हैं ये सेफ ड्रग्स हैं, आप ले सकती हैं, इनको कंटिन्यू भी कर सकती हैं। और बच्चे की ग्रोथ को हम 26 वीक्स के बाद 4 वीकली देखना शुरू कर देंगे, स्कैन्स करवाएंगे आपके। और अगर सारा कुछ कंट्रोल रहता है तो हम आपको डिलीवरी तक लेके जाएंगे, और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ऑपरेशन आपका हम अगर आपको, बच्चे को कोई मसला होगा या आपको कोई मसला होगा, तो उस वजह से हम करेंगे दौरान ऑपरेशन। अगर आप पहले से स्टीरॉयड आपको शुरू करवाएंगे, तो ले रही होंगी या स्टीरॉयड लेंगे, तो वो हम आपको देंगे। उसको कहते हैं रेस्क्यू स्टीरॉइड्स, जो कि हम आपको इंजेक्टेबल हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 मिलीग्राम की सूरत में देंगे। इसकी स्टीरॉयड अगर ले रहे हो तो शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए हम आपका ओजीटीटी टेस्ट होता है वो करवा लेंगे। बच्चे को हम नर्सरी में जरूर भेजेंगे, उनको बच्चे वाले डॉक्टर देखेंगे, ताकि उसको इनिशियल एवेलुएशन कर सकें उसकी। और क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, इस तरह के कुछ केसेस ऑटो इम्यून डिजीज हैं, तो इनके बहुत थोड़े चांस होते हैं कि आपके बच्चे में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और डिलीवरी के बाद हम आपकी दवाइयाँ दोबारा से नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ लेजॉन करके रिव्यू करेंगे और चेंज करेंगे। आपको इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम वक्फे के लिए मुनासिब तरीका बताएंगे, और उसमें सबसे बेहतरीन आपके लिए कॉपर टी है। ठीक है, जिसको आप 3 साल के लिए या 5 साल के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है। और अगले हमल से पहले आपने अपना बाकायदगी के साथ चेकअप करवाना है। ठीक है। और डॉक्टर को भी दिखाना है। ठीक है। सो इट वाज लाइक दिस, इस तरह से इसको लेके इंशाल्लाह जब अभी टॉपिक आएगा तो हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। हाँ जी। जी, ये इसी तरह ही डॉक्टर कुरक किया था। और इसमें दूसरा एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे इस वाले स्टेशन में ना एग्जामिनर की शक्ल भी नहीं याद। मैंने एग्जामिनर की तरफ एक दफ़ा मुझे नहीं पता कि कौन सी एग्जामिनर बैठी थी। चलो गुड। कि मतलब मैंने, क्योंकि उसमें नहीं था कि आपका मतलब वही था कि आपने वो पेशेंट बैठा तो पेशेंट की काउंसलिंग है, तो मैंने बस जस्ट उसको इसी तरह ही किया कि वो पेशेंट मेरे सामने बैठी है और मैंने उसके साथ मतलब इंटरेक्ट करना है, और उसको मतलब इसी तरह ही उसका सारा जो है ना मतलब स्टार्ट करके ना क्वेश्चनिंग से, हिस्ट्री से स्टार्ट करके फिर एंड पे उसकी जो पोस्ट निटल तक और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए उसको बताया कि अच्छा, आपने क्या उसकी बायोप्सी करना है। वगैरह पे कुछ हुआ हुआ था? नहीं नहीं, इस तरह की कुछ भी नहीं थी उसने और वो ना कोई ये भी नहीं थी, कंजेनिटल टाइप भी नहीं थी, क्योंकि उसने कहा था कि 8 साल पहले, ये मेरा 7-8 साल पहले मेरी डायग्नोज हुई है हम्म। डिजीज़। और मैंने उससे पूछा था कि आपको कोई वजह बताई थी, तो उन्होंने कहा था नहीं, बस ये बस मैं उस वक्त से मेडिसिन ले रही हूँ और डॉक्टर के पास मैं रेगुलर जाती हूँ, मेरे टेस्ट भी होते हैं, मेरे टेस्ट मतलब ये सारा मतलब वो था। हम्म। चलें। ओके, अब अगला आपका आ जाता है पर्पल साइकोसिस। यही था? हाँ जी जी, यही वाला था। अच्छा, इसमें क्या था? अच्छा, ऑडियंस में से कुछ इसमें से पूछना चाहते हैं? अच्छा, इसमें डॉक्टर कुरत, इसमें सिनेरियो दिया हुआ था उन्होंने हम्म। पेशेंट का इतना, इसमें भी वही था। फिर उन्होंने पूछा था ये कि स्ट्रक्चर डिस्कशन आपके, थी? ये वाला स्ट्रक्चर डिस्कशन था टोटली। ओके, क्या था सिनेरियो? इसमें इसी तरह ही वो पेशेंट दी हुई थी कि पेशेंट आई है आपके पास तकरीबन 4th-5th डे पे है, और उसको हिलोसिनेशन और ये सारा मतलब जो नॉर्मल सिम्टम्स डिलीवरी होते थी, हैं ना, सिजेरियन था? उसका वो प्राइमरी पेशेंट थी और सिजेरियन था। हम्म। ठीक और है। उसका जो है ना, उसमें एक्चुअली ना क्वेश्चंस जो थे ना वो इस तरह थे कि उसने मतलब मुझसे पहला सवाल पूछा कि ये डायग्नोसिस क्या है आपका,
और फिर इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पर जो ये साइकोसिस होता है इसका इंसिडेंस क्या होता है, मतलब रेट क्या होता है, व्हाट 1 in 1000 वाला। अच्छा मतलब उनके व्हाट ना इज फिर इस तरह वो एग्जामिनर ने ना सवाल क्वेश्चंस किए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसका डिजीज़ में क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स और साइंस होते हैं ठीक जो है। सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ को शो करते हैं। इसके अंदर आपने वो स्कोर बताया था, ईडनबर्ग स्कोर। वो तो डॉक्टर कुरत वो तो डिप्रेशन के लिए होता है ना। हम्म। आई डेंट नहीं नहीं, इसमें ना उन्होंने इस तरह नहीं किया हुआ था कि आपने जैसा स्ट्रक्चर डिस्कशन स्टार्ट करना ना, इसमें वो क्वेश्चंस कर रही थी एग्जामिनर। जैसे आपने जाके थोड़ा सा मतलब वो सिनेरियो पढ़ा है ना कि उसमें आपको पता चला गया कि आपका डायग्नोसिस नीचे ये बन रहा लिखा है। क्या हुआ था, इंटरेक्ट विद द एग्जामिनर। जी जी, इंटरेक्ट विद द हम्म। एग्जामिनर हैव क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनर। तो उसने वो इस तरह क्वेश्चंस किए थे जिस तरह वो कुछ होते हैं ना जिसमें 5-6 क्वेश्चंस लिखे होते हैं, हाँ मतलब हाँ हाँ बल्कि। बिल्कुल, वो इंटरेक्ट तो विद उसमें पहला द। क्वेश्चन यही था बोली कि क्वेश्चन, हम्म। डॉक्टर कुरैश जी बोली क्वेश्चंस। नहीं नहीं, एग्जामिनर के क्वेश्चन थे यार। एग्जामिनर ने क्वेश्चन किए थे, ये आपसे बोलती जाए क्वेश्चन ना, करा। और क्या, व्हाट आर द स्पेसिफिक साइन ऑफ डिजीज। हाँ जी, ये पूछा था। डॉक्टर उसके बाद पता है नेक्स्ट उन्होंने पूछा था कि एग्जैक्ट इसकी सिनेरियो क्या था? सिनेरियो था 30 years ओल्ड, फोर्थ पोस्ट ऑफ डे ऑफ पैरा 1 है, प्रेजेंटेड विद हेलुसिनेशंस। जी। उसमें ना क्लियर कट ये साइकोसिस वाली पिक्चर थी, मतलब उसमें कोई भी वो मतलब डाउट नहीं था कि आप जिस तरह होते हैं ना अक्सर इसका कि आप कुछ और सोचते हो। और उसके अच्छा। बाद फिर उन्होंने पूछा था कि मतलब टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ क्या होता है, हम्म। कितने ड्यूरेशन से लेके कितने तक होती है ये डिजीज़ ना। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर का ये था। हम्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट था कि आप ना इनिशियल मैनेजमेंट क्या करेंगे और इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट क्या है। ओके। इनिशियल मैनेजमेंट और स्पेसिफिक मैनेजमेंट। जी, फिर वो ये तो मैनेजमेंट सारा प्लान था। टॉक और आर्टिकल ही है, ये तो टॉक आर्टिकल की और हेडिंग जिस समझ तरह लो। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि वो जिस तरह टॉक आर्टिकल में लिखा हुआ है ना कि हाँ कि उसका इंसिडेंस कितना है, फिर हाँ। डिजीज़ के स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, विच साइन एंड सिम्टम्स शो द सेवेरिटी ऑफ डिजीज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर, मतलब ये 3 क्वेश्चन हो गए ना। चौथा और मेरा तो वो बिल्कुल ये ख़त्म भी बहुत जल्दी हो गया था कि मैंने एग्जामिनर को पूछ रही थी कि मैडम आप मुझे मतलब कुछ और पूछ लें, मैं कुछ और बता दूँ आपको। तो मुझे कहती तुम्हें कुछ याद आ रहा है तो बता दो। लेकिन यही था। हाँ, बाज दफा कुछ होते हैं ऐसे। एक वाले पे तो मुझे कह रही मैं जब फारिग होगी, एक पे तो उसने मुझे निम्को ऑफर कर दी, कहती निम्को खा लो। मैंने कहा इस वक्त तो नहीं, मैं वो मेरा निम्को। इतनी जल्दी खत्म हो गया कि मुझे समझ नहीं है, क्योंकि यही टिपिकल से क्वेश्चन थे और हम्म। उनके इसी तरह के आंसर थे कि आपने बताने हैं। लेकिन वो मुझे कहती तुम्हें कुछ याद आ रहा है, कुछ स्पेसिफिक कोई बात तुम्हारे जहन में है तो बता दो। हम्म। तो फिर मैंने वैसे ही उनको कहा कि मैंने जैसे मेडिकेशंस आप एडवाइस करूँगी तो अगर कोई एंटीसाइकोटिक दूंगी तो उससे रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो मैं पेशेंट को बताऊँगी कि उसमें आपको हम्म। वेट इंक्रीज और डायबिटीज़ डेवलपमेंट के जो होते हाँ हैं मतलब लेंजापिन खामोश नहीं वगैरह। रहना चाहिए, थोड़ा सा बोल देना चाहिए। मेरे ब्रेन में एकदम ये आया कि हाँ ये चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि मतलब वो क्वेश्चंस ख़त्म हो गए थे और मैं खैर अगर 3-4 मिनट में स्टेशन पे ऐसे ही बैठी रही। हाँ। अच्छा, अगला इस से रिलेटेड किसी ने कुछ पूछना है। इसमें ये सिर्फ वो जो एक है ना टॉग आर्टिकल हाँ साइकोसिस वही वाला जो तो मैं वही एक देख है, रही हूँ कि जो टॉक वो आर्टिकल साइकोसिस का, ये तो उसकी हेडिंग्स है। उसकी हेडिंग्स थी सेम, उसकी हेडिंग्स थी ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये हाँ वाला तो इसका लग रहा था कि जैसे उसकी हेडिंग्स मतलब रखी हुई है किसी ने लिख के हाँ और आप ऐसे ही उसके है। आंसर दो। चलें, अगला आपका मेटरनल रिससिटेशन, ये ड्रिल थी। इसमें जैसे मैं जाके शुरू हुई हूँ ना तो वहाँ पे उन्होंने एक सिनेरियो लिखा हुआ था कि आप लेबर रूम में हैं, एक पेशेंट कोलैप्स कर गया, पेशेंट का नाम मतलब कुछ शाजिया या कुछ इस तरह लिखा हुआ था। आपको हम्म। मिडवाइफ ने कॉल की है आप कि आप आएँ। तो पेशेंट जो कोलैप्स हो गया तो आपने जाके आपका क्या होगा, इमीडिएट एक्शन क्या था। मैंने कहा कि मैं मतलब वो उसमें फिर इसी तरह स्टार्ट करना था कि सिचुएशन अवेयरनेस करके उसका पेशेंट का रिस्पांस चेक किया मैंने, उसकी मतलब इसी तरह मैंने परफॉर्म किया कि मतलब फर्स्ट मैं अपनी वो जो टीम है उसको टीम असाइन मतलब करके कॉल फॉर डमी हेल्प करके इसमें साथ में डमी रखी हुई थी, जमीन के ऊपर डमी रखी हुई थी या टेबल पे डमी रखी हुई थी? टेबल पे डमी रखी हुई थी। एग्जामिनर ने जो सारी मतलब हर चीज़ वहाँ पे पड़ी थी और आपने वहाँ जाके मतलब मैं एग्जामिनर साइड पे खड़ी थी, उसने कहा कि आप शुरू हो जाओ। तो उसमें जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि जैसे अब मैं लेबर रूम में थी और मैं सीनियर थी,
तो मैंने इस वक्त ये कहा कि मतलब जैसे मैंने मतलब पेशेंट को जैसे कहा कि मैं चेक करूँगी रिस्पांस, और मैंने इसकी पल्स चेक किया, तो मैंने कहा कि पेशेंट जो है ना वो रिस्पांस नहीं कर रही और इसका है तो मतलब मैं स्टार्ट कर दूँगी और मैं अपनी ना टीम एलोकेशन करूँगी। तो उस पर एग्जामिनर बड़ा खुश हुई थी कि जैसे मैंने CPR स्टार्ट कर दिया है तो एक बंदे को मैं वहाँ पे एम्बो बैग दे के खड़ा कर दूँगी, एक वो टाइमर लेके खड़ा हो जाएगा, एक मतलब नर्स IV लाइन, मतलब जो पूरी प्रॉपर हम एक टीम जब रिससिटेशन के लिए करते हैं तो मैं अपनी टीम को उसकी जो पोजीशन से साइन करके और मैं CPR स्टार्ट कर दूंगी, और एक बंदे को मैं कहूँगी कि वो ना वो करे यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैंने ये बोला ना तो वो एग्जामिनर तो बहुत ही कोऑपरेटिव थी, या शायद उन्होंने मतलब मैं स्टेप बताए थे कि मैंने CPR के लिए हैंड अपने रखे हैं, तो उन्होंने यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट वो खुद कर रही थी। हम्म। मतलब उस जगह पे आके उन्होंने यूट्राइन लाहौर था? डिस्प्लेसमेंट खुद की। लाहौर था? जी 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 गोरी मैम, सी थी? लाहौर था। गोरी सी थी, गोल्डन बाल थे? मैम गोरी सी थी, नहीं उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ था। वो मेरा ख्याल है जिना की थी शायद, आप जानती हो क्योंकि वो मेरी बाद में मुझे मेरी भाभी ने बताया था कि वो उनकी सुपरवाइज़र थी, क्या नाम? रिटायर्ड जिना से नाम मुझे भूल गया है। जिना से रिटायर हुई थी, डॉक्टर पता नहीं, शहनाज? मुझे एक्चुअली वो ग्रेजुएट थी, लेकिन डॉक्टर शहनाज है, क्योंकि पतली सी। पतली सी ही थी और वो आल्सो की वर्कशॉप्स भी करवाती हैं। हाँ, डॉक्टर शहनाज वो यूजली या वो होती हैं या एक जनरल की होती हैं, एक मैटरनल कोलैब में लाहौर स्टेशन में यही दो बैठी भी होती हैं। तो वो उन्होंने मुझे वो जैसे मैंने उसके बाद नेक्स्ट जैसे मैंने वो CPR स्टार्ट किया तो मैंने 30 मतलब वो मैंने काउंटिंग स्टार्ट कर दी, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ 30 हो गए हैं। तो मैंने कहा मैं ठीक है। ब्रेथ, तो उन्होंने ब्रेथ खुद दे दिए। ठीक है। जो ब्रेथ, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम्हारा नेक्स्ट, अब ये देखो ये तुम्हारा मोनीटर चल रहा है और तुम्हारे जो पेशेंट का ना हार्ट नहीं आ रहा, तो तुम्हारा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस सीन में ना। तो हाँ, मैंने और कहा कि 4 मिनट एकदम गुजर गए आपके? वो 4 मिनट वो वाला मैंने बता दिया था कि 4 मिनट मैंने किया और मैंने सिजेरियन कर दिया है। ये मैंने सारा पहले मतलब पहले में कर लिया था कि मैंने वो उसके लिए वो पढ़ा क्या था, मैंने वो बोलते उसके हैं लिए स्कैल्पल इसको, उठाया। क्या कहते हैं? जी, पेरीमोटम? पेरीमोटम? पेरीमोटम सिजेरियन मैंने उसको वो स्कैल्पल उठा के मैंने करना स्टार्ट कर दिया कि अभी ये 4 मिनट्स हो गए हैं, मेरा पेशेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मैं ना पेरीमोटम सिजेरियन स्टार्ट कर दूंगी यहीं पे ना, और विद इन 5 मिनट्स मैं बेबी आउट करूंगी फॉर द मदर। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जब ये मैंने पेरीमोटम सिजेरियन कर लिया तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ इंसियन कुछ ना बोलो कि मतलब मिड लाइन देना है तुम्हारा, जो मतलब जिस तरह तुम कह रही हो ना कि मतलब जो भी मुझे फिजिबल होगा तो मैं वो दे दूंगी। इंसिजन बस मतलब ये है कि आपने मतलब इमीडिएटली बस बच्चा आउट करना है ना। और फिर उस पे उसने मुझे पूछा था कि क्या मतलब उसी तुम टाइम पे स्टिच करोगी, मैंने कहा नहीं स्टिच नहीं करूँगी, मैं मतलब उसको पैक करके उसको स्टार्ट कर दूँगी, वो उतनी देर में अगर AED पहुँच गई है तो। ऐसा मैं बताने लगी तो नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं रुको, तुम ये देखो कि तुम्हारी ये मॉनीटर चल रहा है तो इस मॉनीटर पे ना पेशेंट के हार्ट अभी भी नहीं आ रहे और हार्ट नील आ रहा है, तो तुम्हारा क्या एक्शन होगा। तो मैंने कहा कि फिर वो मेडिकेशन, उन्होंने कहा कौन सी दोगी, मैंने कहा एड्रेनालिन दूंगी, और एड्रेनालिन की फिर उन्होंने डोज पूछी और वो पूछा कि कितनी कितनी देर बाद रिपीट करोगी। फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट कहा कि नहीं अब जो है ना वहाँ तुमने अटैच किया हुआ है जो मॉनिटर, उस पर उसके आ रही हैं मतलब डिफिब्स आ रही मतलब डिफिब मतलब आ रहा है, तो उसके बाद मतलब उस पर क्या करोगी। तो मैंने कहा कि फिर वो ऑटोमेटिक वो जो होती है डिफिब्रिलेटर जो है ना वो मैं अटैच करके शॉक चेक करूँगी। तो वो मुझे उन्होंने कहा कि करके दिखाओ, वो उन्होंने ना कागज़ के बना के रखे हुए थे दोनों उसके पैड्स, तो वो मैंने उनको, उन्होंने मुझे कहा कि रख के और मुझे पोजीशन बताओ हम्म। मैं कि किसकी हम्म। पोजीशन पे। जैसे मैंने उनको कहा ना कि यूजुअल जैसे हम बोलते हैं कि यूजुअल प्रेग्नेंट पेशेंट, तो उन्होंने कहा कि यूजुअल प्रेग्नेंट पेशेंट की कौन सी मतलब पोजीशन कौन सी होती है। वो दोनों पैड्स लगा के उन्होंने करके फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने मैंने फिर उनको एंड पे बताया कि अब जो पेशेंट अगर मतलब रिससिटेट हो जाएगा तो फिर मैं उसको ICU में शिफ्ट करवा दूंगी, उसकी जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करूँगी उसकी और सारा क्लिनिकल डीब्रीफिंग गवर्नेंस। करूँगी। जो हाँ क्लिनिकल गवर्नेंस के सारे स्टेप्स बताए, और इन केस अगर ये पेशेंट रिवर्ट नहीं होता तो फिर वो मैं अपनी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके हम लोग डिक्लेयर करेंगे, और जो सारे उसमें भी जो जिस तरह फिर डिलीज हम होते हैं ना उसको नोटिफाई करेंगे MPDSR। नोटिफाई को मतलब वो जिस तरह हाँ, नोटिफिकेशन वाला अगर सीन था ना इसमें मैंने बहुत वो इंपॉर्टेंट है, अगर बच जाती है तो क्लिनिकल गवर्नेंस करनी है, अगर मर जाती है तो फिर आपने MPDSR करना है, ठीक है? हाँ जी मैटरनल उसमें मैंने मोर्टेलिटी की एडमिनिस्ट्रेशन वाला रिपोर्टिंग बता करनी है, के ना ठीक है? तो वो जो कौन और क्या होता है वो मुझे अब तो वर्ड भी भूल गए, तो वो उनको बुला के ना तो हम अपनी जो जिस तरह इसकी नोटिफिकेशन होती है ना डेथ की, और उसके अलावा जो फैमिली को भी डीब्रीफ करना है वो सारा कुछ फिर हम ना एज अ टीम करेंगे। तो ये भी वैसे काफ़ी जल्दी हो गया था, इसमें तो मैं बैठ गई थी, एग्जामिनर ने मुझे कहा कि आई एम सॉरी,
ये पोजीशन वाली बात आपने जो पैड्स की बताई थी, तो उसका क्या आंसर था? उसमें वही जैसे एक तो मतलब जो लेफ्ट वाला होता है वो जस्ट मतलब वो निप्पल वो जो ब्रेस्ट होती है उसकी उसके लेटरल साइड पे लगाते हैं ना। मिड अच्छा। क्लेविकुलर लाइन और है, इसको पहला जो लगाते हैं आप मिड क्लेविकुलर लाइन में एपेक्स बीट के पास लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम के ऊपर लगाते हैं, लेफ्ट ठीक है। वो स्टर्नम के ऊपर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर, ये दो वो ये पोजीशंस है पैड्स की लगाने की, ठीक है। तो जो मैम ये तो दोनों लेफ्ट साइड पे है ना, एक एपेक्स बीट भी वो भी लेफ्ट साइड पे, और ये ये लेफ्ट नहीं एक स्टर्नम। राइट साइड पे लगना है ना, जो सेकंड इंटरकोस्टल वाला है वो सेकेंड तो राइट इंटरकॉस्टल है पे ना। स्पेस का जो है वो राइट पे लगेगा ना, सही है मैम। राइट बॉर्डर। ठीक है मैम। मैं आपको ये सही। और पोजीशंस दूसरा उस पर बनी भी स्लीप हुई वाला है। है वो वो मैं वो आपको, जस्ट वो जो ब्रेस्ट पे मतलब वो होता है ना उसकी अपर अपर साइड होती है वहीं पे एपेक्स बीट आती है ना, तो वहाँ पे हमने साइड पे लगाना होता है लेटरल, तो वहीं पे लगा के मैंने इसको बताया। ये भी वैसे जल्दी बहुत जल्दी हो गया था, स्टेशन का टाइम मतलब 4-5 मिनट में हो गया था, इतना ही मतलब इन्होंने करवाया था, बहुत ज़्यादा उसमें और कोई डिस्कशन नहीं थी। तो इस पर बल्कि मुझे एग्जामिनर ने कहा था बैठ के दुरुस्ती पढ़ लो कोई बात नहीं, जुम्मे का दिन है, अच्छा टाइम खत्म ये- हो गया तो। अच्छा, इसमें पैड वन जो होता है आपने अपर राइट बॉर्डर के ऊपर लगाना होता है, राइट साइड ऑफ द चेस्ट के ऊपर, ठीक है। मैं इसकी तस्वीर भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ इधर ही, ताकि आप लोगों को ये यहाँ पे जिसको भी कंफ्यूजन है वो हो जाए खत्म, ठीक है। इसमें बस ना यही था कि आपने ना मतलब इस तरह मतलब बिल्कुल ये कि आप ना मतलब लेबर रूम में खड़े हो और जैसे जैसे आप कर रहे हो ना, आपने मतलब बोलना भी है तो परफॉर्म करे जाना है, ये हाँ ऐसे लगेगा कि जैसे आप कर रहे हैं। हाँ, आपने रियल सिचुएशन में उस वक्त ना चले जाना है कि आप खड़ी हुई मतलब थी वो क्योंकि और ये, उसमें उस तरह गई थी तो मुझे तो वो एग्जामिनर ने बहुत कॉपरेट किया कि उन्होंने, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि उसने मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए बोला, मैंने हाथ करने लगी कि बता दूँ मैं करके, तो उन्होंने खुद ही पकड़ के कहा कि हाँ मैं कर रही हूँ, तुम अपना वो करो, कंप्रेशंस करो। हाँ तो वो लेकिन वो पोजीशन चेक कर रही थी आपकी आर्म्स की, जैसे हम आर्म्स जो होती है ना सीपीआर के दौरान, जैसे वो हमें उसमें बताते हैं बीएलएस की वर्कशॉप है कि आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, तो वो देख रही थी कि इसकी स्ट्रेट है और ये कितना इसकी डेप्थ में जा रही है और वो हाँ हो रहा है प्रॉपर। हाँ, टेक्निक आपकी जरूर देखेंगे वो लोग, ठीक है। वो टेक्निक जैसे ये अप्लाई करने का भी उन्होंने देखा था कि इसने अप्लाई किया है, पोजीशन कौन सी जगह पे रखा है हम्म। और इस तरह करके। ड्रिल्स आपके, अब आए मुझे ना, मैं इस दफा आप लोगों का सोच रही थी कि कोई इस तरह का ड्रिल्स का जो है ना कोई हम लाहौर में एक रख लें, ताकि आप लोग जो है वो ड्रिल। ये डॉक्टर कुरत वैसे मैंने तो ना थोड़े दिन पहले ना एग्जाम से पहले मतलब ये सारी ड्रिल्स को ना अ, वो करके ना जैसे डोल लेके और हम्म। पिलो लेके मैंने इसी हाँ तरह ही वीडियोस लगा के ना मतलब इसी तरह रियल सिचुएशन करके परफॉर्म की थी। हाँ, इसको यूं करना चाहिए एंड पे ना, और अगर अब लेट्स और सी 2-3 दिन कुछ पहले और अगर मैंने अपने ना पॉसिबिलिटी। स्पेसिमेन भी थोड़े बहुत बनाए थे, हम्म। जैसे और वैसे उसका वो काम भी आए थे, जैसे ये 20 इंच वाला आया था, मैंने 20 इंच का वैसा और बिल्कुल तकरीबन वैसा ही आया हुआ था 20 इंच पे ना, मैंने वो फोम लेके ना सादा फोम ही हाँ उसकी हाँ, वो मैंने पेयर काट के उसके वो वहाँ पे वैसा ही फोम ही पड़ा हुआ था, उस पे जस्ट उन्होंने ना एक दरमियान क्योंकि से वो एक शायद ड्रिल्स आप लोगों को मैं खुद ही करानी पड़े, क्योंकि डॉक्टर वर्दा बिजी हैं सितंबर तक, तो शायद ड्रिल्स आप जी। लोगों की मैं खुद ही करवानी पड़ेंगी मुझे। तो ये ना सब लोग अपना जैसे बना लें इसी तरह ही ना क्या कहते होते हैं स्पेसिमन्स, वहाँ पे मॉडल्स। ऐसे ही मतलब पड़े हैं अपने मॉडल्स ना ये जैसे फोम लेके उसके पियर शेप यूट्रस काट के उसके थोड़े से लिगामेंट्स बना के, तो इससे बड़ी हेल्प आउट होती है कि आप जब वो ड्रिल वाले स्टेशन पे जाते हो ना तो आपको वो नहीं लगता कि भी ये कोई और आपके बड़े जल्दी ये वाले स्टेशन हो जाते हैं। ये नहीं, मेरे पास सारे इस वक्त हैं ये वाले पड़े हुए स्पेसिमेंस ना। मैं पहले ड्रिल करवाती थी खुद ही, फिर वो डॉक्टर वर्दा करवा रही थी तो मैं उसमें नहीं किया, तो इस दफा डॉक्टर कुरैश शायद। प्लीज लाहौर में आप अरेंज करवा दें प्लीज। लेट्स सी, लाहौर के मुझे कैंडिडेट्स अपने बता देना कितने को कैंडिडेट्स लाहौर के होंगे, तो फिर हम मैं कुछ ना कुछ इंशाल्लाह कोई एक दिन रख के फ्राइडे का, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि हो जाए। एक दिन में करा देंगे, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। ऑनलाइन भी हो सकती है अगर आप चाहें, उसमें बोलने की प्रैक्टिस ही है।
अच्छा जी, हाँ लेकिन अगली वो थी क्या मायरीना जी इरसर्शन की टीचिंग। जी जी इसका ना टीचिंग था स्टेशन। हम्म। ये तो सिंपल यही जिसका हाँ, टीचिंग ये तो स्टेशन वैसे होता मेरे है ना। ख्याल है इसमें को बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत तो नहीं मतलब है। मैंने वो बस आपने बस बोलना शुरू हो जाना है, बोले हाँ, जाना है, और उसको इसी तरह वो मतलब कि वो सबसे आपकी पहले आपने स्टूडेंट। 5E मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और इस टीचिंग का। स्टेशन पे भी मैंने एग्जामिनर की तरफ नहीं देखा, मैंने अपनी स्टूडेंट और उसको मतलब कि वो मेरी स्टूडेंट है, और मैं उसको इसी तरह बीच में कर रही थी कि आर यू गेटिंग का उसका बताओ, मैं जैसे उसको आप मतलब बता रही होती हैं हमें कि आप ये चीज़ करोगे तो अच्छा, जैसे मैंने सिखा था। लास्ट बैच में आई स्टिल रिमेम्बर, पता नहीं कौन था, रुखसाना थी या कौन था, शी सेड के जी टीचिंग का जो स्टेशन था ना, वहां पे मैंने अपने आप को समझ लिया कि मैं डॉक्टर कुरतुलैन हूँ और अब मैं पढ़ाने लगी। नहीं सही बात है डॉक्टर गुरत, मैंने खुद ऐसे ही किया, मैंने उसको ना लिटरली मैंने उस बंदी के साथ ना इसी तरह ही किया कि मैं ना उसको बता रही हूँ, मैं समझा रही हूँ कि अच्छा सी इफ़ पेशेंट केम टू यू देन यू डू दिस एंड यू वी विल इफ़ वी डू दिस एंड देन, मतलब इस तरह करके कि मतलब जैसे मैं अपने एक जूनियर को बता रही हूँ कि देखो हम मारीना रखेंगे, हम पेशेंट को ये प्रिकॉशंस बताएंगे, हम उसके फॉलो अप करेंगे, तो हम उसको फॉलो अप में उसकी ये चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले हमने प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन करनी है, उसी तरह स्टार्ट किया ना कि इंडिकेशन क्या होती हैं। तो उसमें मैंने हम्म। उसे बताया कि देखो उसके लिए हमें पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री होनी चाहिए हमारे पास, कि कोई इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, उसको हमने फिर उसके साथ ही मैंने उसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताई कि क्या रूल आउट करने हैं। हम्म। ये वैसे भी थोड़ा इजी स्टेशन था तो इसलिए इसमें मतलब आप हाँ, जितना वो मर्जी। इसके अंदर वही करना था, फिर आपने उसको पूरा प्रोसीजर करके बताना था, बीच में क्वेश्चंस पूछते हाँ इसलिए रहते। वो मतलब मैंने जैसे किया तो फिर मैंने उसको जैसे मैंने वो जो चीज़ें वहाँ पे टेबल पे पड़ी थी ना, वो मैंने शायद एक मतलब आपने कहा था कि जो टेबल पे चीज़ पड़ी है ना आपने वो यूज़ ज़रूर करनी है। जैसे स्पेकुलम पड़ा था तो मैंने उसको कहा कि ये देखो स्पेकुलम तुम इसको होल्ड करो, मैं इसमें इंसर्ट करती हूँ, हम्म। और इसको हम मेयर वो जैसे यूट्राइन साउंड पड़ा था तो ये देखो मैंने हम्म। यूट्राइन साउंड से साइज़ मेयर किया है, तो फिर हम इस तरह करके इसको उस पर करेंगे तो हाँ, तो ये इसी तरह से आपका स्टेशन चलना था। मतलब ये कि उसमें स्टूडेंट को भी आप साथ करें, हाँ, वही इन्वॉल्व ना, करें फाइव उसको ई मॉडल जो है ना, वो हम इंशाल्लाह जब टीचिंग का मैं इनको कराऊंगी आप लोगों को दोबारा से, तो 5E बाकी उसमें मॉडल कुछ जो होता है। स्पेसिफिक ना तो कोई क्वेश्चन उसमें उसने मतलब कोई एज सच क्वेश्चन कुछ नहीं किया था, मैं उससे जो पूछ रही थी तो वो कि रिपीट करो, या मैं उसके साथ जो कर रही थी वो उसी पे रिस्पॉन्स कर रही थी, मतलब एज हम्म। सच इसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था। इसमें मैम इस मायरीना वाले में हम जब टीचिंग करेंगे तो हम तो फिर भी उससे कहेंगे ना जो स्टूडेंट होंगे स्टेशन पे, कि हम पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, फिर हम उसकी एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद हम और नहीं, उसकी आप हिस्ट्री उसको पे। स्टार्ट इंडिकेशन से करेंगे ना, आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे तो आपने उसको इंडिकेशंस बेसिकली बतानी है ना, कि आपने जी मायरीना उसका इंडिकेशन। क्यों रखना है, आप ये इंडिकेशंस मायरीना की हो सकती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ये टिक 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 1 1 1 2 3 तीन तीन करके बता दो, तो बहुत वो उसका जल्दी जो बता। टिपिकल स्टार्ट हम करते हैं ना कि हाउ हाय व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर ट्रेनिंग इज़ गोइंग, व्हाई यू आर स्पेसिफिकली लर्न अबाउट वांट टू लर्न अबाउट वाइनिना, फिर इस पे करके तो फिर उसको बताना है थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस बता के फिर आप शुरू हो जाओ कि ठीक है हम पहले ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसके बारे में मटेरियल प्रोवाइड करूँगी। इस तरह ये वाले जो टिपिकल जुमले थे वो तो बोल के ना फिर उसको एकदम से मतलब इंडिकेशन, फिर जब परफॉर्मेंस स्टार्ट करनी है तो उसमें साथ साथ परफॉर्म करके सा वो और बीच में करना है। पूछते जाना है, आर यू लिसनिंग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे वो मतलब मैं उससे पूछ रही थी कि देखो तुम्हें I mean, जैसे इंडिकेशंस में मैंने पूछा कि मतलब पता चला है कि मतलब आर यू आप कोई गेटिंग ऐसा कि क्या सवाल मतलब। पूछते जो उस बेचारी ने याद कर लिया, और कोई आसान सा पूछे, मुश्किल सा सवाल ना मतलब पूछे, आप आसान तो से ही फंस पूछा था, जाएंगे। मुझे ये हाँ। था कि मतलब मैंने उसको थोड़ा सा आसान आसानी मतलब कोई हाँ, करके ना। आसान आसान करके पूछे। ठीक है, चले अगला था प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। हाँ जी, ये काउंसलिंग स्टेशन था, ये थोड़ा सा ना उन्होंने ये इस तरह दिया हुआ था कि एक पेशेंट है 32 ईयर्स ओल्ड है, और उसको ना लास्ट 1 ईयर से एमनोरिया है, ठीक है। और वो पेशेंट अभी कंसीव करना भी चाहती है, सॉरी, और कितनी एज थी, 30 इयर्स? 32 थी, 32 33 ईयर इस तरह करके थी, मतलब और 35 से कम थी। ठीक है। और उसको और वो मतलब कंसीव भी करना चाहती है लेकिन लास्ट 1 ईयर से ना उसका एमनोरिया है। हम्म। तो इसमें ये कि हालां ये स्टेशन मेरा बल्कि थोड़ा सा लंबा हो गया था, क्योंकि इसमें जब मैंने उसे हिस्ट्री पूछना शुरू की ना एमनो, क्योंकि जस्ट उन्होंने कहा था कि लास्ट उसको एमनोरिया है, और मतलब उसके वो क्वेश्चन जब पूछ रहे थे ना, कोई हॉट फ्लैशेस, एक्नी, वेट गेन,
मतलब जो सारे इसके क्वेश्चन होते हैं ना, वो हर सवाल पे मुझे कह रही थी नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, मेरे तो कुछ भी नहीं है। कि मतलब जैसे आपने डायग्नोसिस पे पहुंचना था ना, जैसे एमेनोरिया पे, तो आप जाते तो एकदम से तो कोई मतलब आपके जहन में जो आते हैं पीसीओएस ही आता है पहले दफे, या फिर जो भी हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया या कुछ आता है। फिर एंड पे जो इसने एक हिस्ट्री में क्लू दिया था ना, वो सिर्फ ये था कि मैंने उससे पूछा कि आपके मतलब फैमिली में आपकी मदर को या कोई भी, तो उसने कहा कि जी मेरी मदर को ना 35 साल की उम्र में माहवारी आना बंद हो गई थी। ओके, फैमिली हिस्ट्री पे उसने आपने क्लिक कर लिया। तो फैमिली हिस्ट्री पे कहा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे फिर एग्जामिनर बीच में कि मैं तुम्हारा क्या डायग्नोसिस एक मिनट है। डॉक्टर सना, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। देखिए, मैं अभी हम 5-6 दिन से देखें डिस्कशन कर रहे हैं। एक बात जो मैं हमेशा इनको भी सिखाई थी और अभी हमेशा कहती हूँ, नेवर लीव योर टेम्पलेट। अब अगर आपको फैमिली हिस्ट्री तक जाने तक आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आपने फैमिली हिस्ट्री का आपको पता होगा, तो इस वाले में आपको मैं कहूंगी कि इसमें कुछ भी नहीं था। मतलब आप मैं एकदम से परेशानी हो गई थी कि ये डायग्नोसिस नहीं मेरा बन रहा, तो मैं काउंसलिंग कैसे स्टार्ट करूं। जैसे मतलब एक वो एंशियस हम्म। नहीं हो जाता थोड़ा सा, कि मैं हाँ। एकदम से एंशियस थी, लेकिन जैसे उसने फैमिली हिस्ट्री पे हाँ बोला ना, तो मेरी जान में वो जान वापस आई कि हाँ। अच्छा अच्छा ये तो फिर ये पीओआई हाँ। होगा ना। हम्म। फिर उस चलो पे एग्जामिनर ने कहा कि आपका क्या आपका लग रहा है कि डायग्नोसिस, तो फिर आप लैब्स, मैंने कहा लैब मतलब मुझे कुछ आपकी लैब्स करवानी है। तो मुझे फिर इसमें एग्जामिनर ने थोड़ा सा, इसमें एग्जामिनर थोड़ा इंटरेक्ट कर, तो उसने कहा कि फिर लैब्स क्या करवाओगी पूछो। तो मैंने फिर उससे पूछा कि आपका मैं ना इस तरह करके सारी लैब्स करवा के एफएसएच का जब मैंने बोला ना, तो इसने मुझे कहा कि 65 मेरा एफएसएच आया है और रिपीट भी हुआ है। हम्म। और फिर उसके 65 तो बाद वो बहुत ज्यादा है। काउंसलिंग, इस पे कंसीव क्या कराना है? हाँ जी, वो फर्टिलिटी, और वो स्पेसिफिकली उसका क्वेश्चन था फर्टिलिटी का, जो कि बस मैं बिल्कुल एंड वाले पे उठते उठते उसने कहा कि मेरी फर्टिलिटी के लिए बताइए मैं क्या करूँगी। हम्म। सारी उसकी कौन, मैंने कहा कि फिर उसके लिए तो ये है कि 5 to 10% चांसेस होते हैं, जो कि मतलब बहुत ही कम होता है कि आप स्पॉन्टेनियसली कर हम्म। जाएं। लेकिन मैं आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास भेजूंगी, हमारे पास कुछ लेटेस्ट ऑप्शंस भी हैं जिसमें पीआरपीज वगैरह या कुछ हाँ, हैं, अगर वो उसके पीआरपीज। बारे में वो सारा कुछ डिस्कस कर सकते हम्म। हैं। लेकिन ये कि उसके लिए मैं आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ही रेफ़र करूँगी, वही आपको इसमें बेहतर तरीके, क्योंकि इसमें स्पॉन्टेनियसली तो बहुत कम चांसेस हैं। जी डॉक्टर सना, 1 मिनट में शेयर कर दूं। चलो अभी जाके चाय पी लेते ठीक हैं। है, फर्टिलिटी ऑप्शंस आपने उसको बतानी है, जिसमें आपने फर्टिलिटी तो एक्सपर्ट्स फर्टिलिटी एक्चुअली एक्सपर्ट्स का जिक्र करना है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंटली नाम जरूर ले लेने हैं, जो भी ऑप्शंस होंगी ना, बेशक आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स के पास भेजें, तो आप उनको नाम भी देंगे, ठीक है। उसमें आपकी होती है डोनर एग्स नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, ठीक है। Donor eggs not available in Pakistan, but in some of the Muslim countries it is being available, which includes Iran and Turkey. और उसके बाद आपकी है पीआरपीज, बट पीआरपीज ऑल्सो इज, ये अरे आप मैं उसमें आपको कह बताती सकते हूँ, हैं एक कि जी ये रिसर्च में रिसर्च है। वर्क में है, ठीक है। अगेन इट इज अ इन अंडर रिसर्च, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एग एग डोनर ही होता है, ठीक है, अंडर रिसर्च, ठीक है। कोई प्रॉमिसिंग अभी नॉट वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, ठीक है। सो यू कैन गो। मैम इसमें डोनर एक्स कह देंगे और एडॉप्शन कह सकते हैं हाँ, अडॉप्शन की। लास्ट में। हाँ, पहले आप यस मैम। मेरे ख्याल में आपको पहले तो आपको फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स का बता दें, और उस लास्ट में आप जो है ना या ये बता के उस पर कहें कि आप अडॉप्शन भी कर सकते हैं। अडॉप्शन सही है। इज ऑल्सो मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। इट्स नॉट अ सोशल इशू, ठीक है। ये आपकी काउंसलिंग का एक जुमला है, इट इज नॉट अ सोशल इशू। सो इट इज एडवाइज्ड बाय अस, इट इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब सोशली आप नहीं कर सकते, लेकिन हम मेडिकली एडवाइस करते हैं अडॉप्शन। आई थिंक इट इज, ये थोड़ा सा ये भी पूरे का पूरा टॉक आर्टिकल ऐसे ही छपा का छपा पहले भी आया था, तो ऐसे ही आया था ये सेम। इस दफा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है ना वो था, रिपीट पास्ट टॉक्स थे नहीं। मुझे तो ये थोड़ी सी नहीं, फीलिंग आई कि काफी ज्यादा पास्ट टॉक्स को ही उठा डे लिया। के थे डॉक्टर कुरे, लेकिन मिला जुला था। जैसे अब हमारे वाले डे में कुछ एक दो स्टेशन जो थे वो बिल्कुल ही न्यू थे,
आपको जो वजाइनल मतलब हिस्टेक्टमी अब नेक्स्ट सब? हाँ नेक्स्ट मेरा वजाइनल हिस्टेक्टमी भी था, हाँ जी। ठीक है, वजाइनल हिस्टेक्टमी अगेन ड्रिल थी? नहीं, तुम्हारे सारे स्टेशंस अच्छे थे, बस सिर्फ नेफ्रोटिक थोड़ा सा नया था। नहीं, नेफ्रोटिक ये नया नहीं है। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तब सेम आया था, ऐसे ही आया था। लेकिन उसके अंदर उन्होंने उसको मेंशन कर दिया हुआ था कि ल्यूपस नेफ्राइटिस है उसको। और वो मेडिसिन ले रही थी, एक मीथोट्रेक्सेट ले रही मैम ये थी और कहाँ एच। से, जी। इसका मटेरियल मैडम कहाँ से अच्छा मिल जाएगा ये दो का नेफ्रोटिक का? आर्टिकल, दो का आर्टिकल। और वो क्रॉनिक सही है। सीकेडी है ना, सीकेडी है, आपने एक जनरलाइज सीकेडी को प्रिपेयर करना है। ठीक है। सही है। वैसे और कुछ ना मैम यही स्टेशन चेक ऐसे करना थे, चाह जैसे रहे ये हैं। साइकोसिस वाला मैं आपको बता रही हूँ ना, वो तो ऐसे ही लग रहा था कि आप ना टोग पढ़ के आए और आपने टोग सुनाना है, मोस्टली मतलब अक्सर मोस्टली स्टेशन ऐसा स्टेशंस है। मैंने ये देखा है कि उन्होंने टोक्स की हेडिंग को क्वेश्चन बनाया हुआ होता है। जैसे सरोगेसी वाला था, वो तो ऐसे ही था जैसे वो टोन थोड़ा में सा था। कुछ नहीं, मतलब जैसे एक स्टेशन पे, हालांकि पीओआई वाला स्टेशन जो है ना रिपीट ही था, लेकिन हम्म। इसमें ना वैसे थोड़ा सा ये था कि मैं आपको मतलब मतलब जैसे मुझे तो फील हुआ कि इसमें वो जो उन्होंने शायद वो जो मतलब रोल प्लेयर को ये किया हुआ था इंस्ट्रक्ट, वो रोल प्लेयर आपको बहुत कंफ्यूज एंड तक, मतलब आपका डायग्नोसिस तक आप बड़ी मुश्किल इनके पहुंच रहे थे हम्म। कि चले, अब विजाइनल हिस्टेक्टमी में तो ड्रिल ही करवानी थी, क्लैंप्स लगवाए होंगे। हाँ जी, उसने क्लैम्प्स लगवाए, ड्रिल करवाई, और उसमें WHO ये था सर्जिकल कि सेफ्टी चेकलिस्ट तो नहीं इन्वॉल्व थी बीच में? नहीं नहीं, वो उन्होंने सारा मुझे कहा कि बताओ स्टार्ट करो, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब पेशेंट है, अब स्टार्ट करो। और फिर उसके बाद ना वो उन्होंने पूछे थे वही वाले क्वेश्चन के यूरिटर को, एक तो हीमोस्टेसिस वाला ब्लीडिंग वाला पूछा था कि कम होने के लिए क्या करोगी, और एक उस पे पूछा व्हाट था कि मेजरमेंट्स यू यूरिटर। विल टेक टू हाँ रिड्यूस जी, द और फिर एक वो उसके लिए, और एक कुछ क्वेश्चन उनका था एग्जामिनर का कि यूरिटर के लिए, हाँ। कि यूरिटर को इंजरी प्रिवेंट और करने के लिए। एंटीरियर और पोस्टीरियर और कॉर्पो पेरिनस के साथ नहीं वो एक नहीं दफा ये पहले मेरा आया था तो उसमें उन्होंने नहीं नहीं, इसमें वो इसमें वीएच ही कॉर्पो थी। उसका जो क्वेश्चन था ना एग्जामिनर का वो यही था आपके एक तो हीमोस्टेसिस वाला था और एक था ये यूरिटर वाला। और वो क्लैम्स आपके देख रही थी कि क्लैम्स आप सही लगा रहे हैं वो, लेकिन मैं उनके पास ना मॉडल एक ही था उस दिन, मतलब शायद उन्होंने जिस तरह होता है ना कि डिफरेंट मॉडल्स रखे होते हैं, तो मैंने ज़ोर से क्लैम बंद किया तो मुझे कहती सांप बंद करो टूट जाएगा, बस तुम बस मुझे बता दी ना, बस ठीक है कि आप क्लैम सही लगा रहे थे ना, उसकी डायरेक्शन ठीक थी, आप चूज़ ठीक कर रहे थे। हम्म। हाँ मुझे उन्होंने ये कहा था कि इंस्ट्रूमेंट्स का बताओ, जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी बताओ, जो नहीं है उनके मुझे नाम बताओ कि ये तुम यूज़ करोगे लेकिन ये नहीं है यहाँ पे, उनके मुझे नाम बता दो। तो वो क्या थे वहां पे, कुछ आइडिया क्या पड़ा हुआ था? वहाँ पे तो एक नीडल होल्डर पड़ा था, सिंपल जो हिस्टेक्टमी क्लैंप होते हैं वो पड़े थे, सिम स्पेकुलम पड़ा था, बस ये थोड़े से ही मतलब और ये फोर्सेप वगैरह पड़ा, वो ये जो टूथ यूरेटर फोर्सेप और इंजरी को जैसे प्रिवेंट करने के लिए क्या नहीं, जो बताया? क्लैम्प्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ना, जिपलिन भी होते हैं, हेनीस भी मतलब होते एक हैं, तो तो मैडम वो अलग उसकी अलग से यही पूछे था थे कि उन्होंने। जैसे ब्लैडर हमने जब पहले सेपरेट करना है ना उसको करके उससे भी जो है यूरेटर जो है ना वो चला जाता है, फिर उसके बाद हमने जो भी क्लैम्प अप्लाई करना है वो हमने मतलब ट्राई टू रिमेन क्लोज टुवर्ड्स टू द द यूट्रस। यूट्रस। हाँ टुवर्ड्स द लेटरल मिडली नहीं आप जाना, जितना डोंट गो टुवर्ड्स आपने लेटरल। लेटरल नहीं जाना, और फिर आपने जो भी आपने क्लैंप लगाना है वो अंडर विजन लगाना, ब्लाइंड क्लैंपिंग नहीं करनी, हम्म। और इस तरह ये हाँ। वाली जो स्टेप्स हैं वो मुझे बताए थे। हाँ, ये वाली स्टेप्स हैं, बिल्कुल यही बताने थे। और पहले अगर आप इंटीरियर कॉलपॉटमी और कर अगर सकते हैं कोई तो डिविजन्स इजी है, तो हैं या इंटीरियर मतलब कॉलपॉटमी कर लें। नहीं तो जी, यू कैन डू पोस्टीरियर कॉलपॉटमी फर्स्ट। ओके। जैसे यही मुझसे का पूछा था तो इसमें मैंने कहा था कि एक तो ये जो हम वो करते हैं हाइड्रो डाइसेक्शन करते हैं, इससे भी थोड़ा सा इसका फ़ायदा होता है कि इससे ब्लीडिंग कम हो जाती है। दूसरा मैंने कहा कि वैसे तो वीएच में ब्लड लॉस वैसे ही बहुत कम होता है, तो हाँ, और उसके बाकी साथ हमें आप ये कि अच्छा कोएगुलेशन मेथड भी यूज करते हैं, शार्प डाइसेक्शन ना करें। ठीक है। जी। शार्प ना करें, कोएगुलेशन करें और हाइड्रो डाइसेक्शन और करें, वो तो जो फिर उससे हमने भी आपके आप जो हीमोस्टेसिस जो को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी आपने पेडिकल्स लगाए हैं उनको प्रॉपरली आप टाई करें, उनको चेक करें, हम्म। और हाँ, क्लैम्प, कट एंड लाइगेट, ठीक है। और इस तरह अपनी नॉट्स को वो इम्प्रूव करें। बेडिंग ऑफ नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आप अच्छे तरीके से उसको नॉट करें।
ठीक है, तो लाइगेट के लिए आपने और फिर इसमें एक मैंने वो बताया, वो जो VH TH वाले में भी कुछ बताए हुए थे ना कि उसमें तो हम वो जैसे मीजो वो यूज़ कर सकते हैं जो वेजोप्रेसिन, लेकिन वो मैंने कहा था कि इसमें तो ये हाइड्रोडाइसेक्शन जब करते हैं वो एक हाँ, इसमें वेजोप्रेसिन इसमें टाइप वेजोप्रेसिन वाले की जरूरत नहीं होती। इसमें मैंने कहा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी होता है ये है कि अगर हमें लगे कि ब्लीडिंग ज़्यादा तो हम इंजेक्शन जैसे ट्रांजामीन वगैरह या कुछ इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे इसमें ब्लड लॉस इतना होता नहीं है हाँ, इसमें नहीं होता। कि ये इसकी मतलब एक चले, अब अगला मतलब एक हमारा किसी है सिग्नट सेल, इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि एक ओवेरियन सी पेशेंट था। आपके पास आएगा 21 ईयर ओल्ड, उसमें इंटरमीडिएट उसको abdominal पेन है और उसके बाद 3 मंथ से, और उसके अलावा फिर उसका वो वर्कअप ये हुआ है, स्ट्रक्चर उसकी बायो डिस्कशन थी। जी बायो स्ट्रक्चर डिस्कशन थी, उसकी बायोप्सी हुई है। अब वो पेशेंट डॉक्टर आपके सोना, पास आप जरा मतलब सेशन को कैरी ऑन करें इसी तरह, मैं 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है? आप ये ठीक वाला है स्टेशन इनके साथ इंटरेक्ट करें, मैं आती हूँ 2 मिनट में, ठीक है? जी। अच्छा, उसके बाद इसमें ये था कि इसमें भी क्वेश्चन से उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट हिस्ट्री पॉइंट्स यू विल आस्क, कि अगर पेशेंट आपके पास जैसे पेन के साथ आई थी इंटरमीडिएट, उसमें उन्होंने वर्ड यूज़ किया होता है कि पेशेंट को इंटरमीडिएट अब्डोमिनल पेन है, लोअर अब्डोमिनल पेन। तो फिर इसमें वो इसी तरह मैंने टेम्पलेट स्टार्ट करके ना कि जैसे पेन को एलेबरेट किया, फिर इसके जो काजेज़ होते हैं पेन के उनको स्टेप वाइज करके सारे के डिस्चार्ज, फीवर, वेट लॉस, उसकी कोई GI सिम्टम्स यूटीआई। सारा उसको हाँ उसको सारा उसको जो भी आपके ज़हन में उस टाइम क्वेश्चन मेरे ज़हन में आए तो मैंने वो सारे उनको बता के, स्ट्रक्चर डिस्कशन था ना, तो फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट क्या एग्जामिनेशन करूँगी, फिर मैंने एग्जामिनेशन उनको बताया स्पेसिफिकली उसके लिए कि वो कोई मैथ्स है, तो फिर उन्होंने फिर मुझे बताया, फिर उन्होंने इसमें फाइंडिंग बताई कि उसकी 3 मंथ्स की हिस्ट्री है और मैथ्स है, उसकी एडनेक्सल मैथ्स है जो कि सॉलिड है, मतलब इस तरह है, कंसिस्टफर्म इनकन्सिस्टेंसी है, और जो है ना लोअर लिमिट जो है उसकी नॉट रीचेबल है, इस तरह उसकी एग्जामिनेशन की जो फाइंडिंग मैंने उनको कही वो उन्होंने मुझे बताई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन बताओ क्या करवाओगी, तो इन्वेस्टिगेशन में भी मैंने पहले बेस लाइन बता के फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ स्पेसिफिकली क्या, तो फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले उनको कहा कि मैं इसका स्कैन करवाऊँगी कि मतलब नेचर ऑफ मैथ्स देखने के लिए जो हम एडनेक्सल मैथ्स में देखते हैं कि किस तरह करके ना उसकी किस तरह का मैथ्स, तो उन्होंने कहा कि सॉलिड कंपोनेंट है, ब्लड फ्लो मतलब इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ये कि सॉलिड कंपोनेंट है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नेक्स्ट क्या करोगी, फिर मैंने उनको ट्यूमर मार्कर्स बताए कि मैं ट्यूमर मार्कर्स मुझे ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो हम रूटीन में ट्यूमर मार्कर्स बोलते हैं ना जैसे LDH, बीटा HCG, CA-125 और अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, अल्फा मैंने ये चारों मतलब जो लिखे हुए हैं ना उसमें गाइडलाइन में मैंने वही बोल ले, तो उन्होंने कहा कि ये तो सारे नेगेटिव हैं, इसके अलावा तुम्हें कुछ अगर कोई तुम्हारे जहन में आ रहा है, तुम कोई एक और मतलब ट्यूमर मार्कर कोई पूछना चाहती हो तो कुछ CA-19 भी है ना एक, और एक CEA भी है, कार्सिनो ये एम्ब्रियोनिक नहीं, एंटीजन। फिर मैंने कहा CA-19 ही बोला, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो भी ठीक है, फिर मैंने कहा कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो CEA है, तो उन्होंने कहा कि हाँ CEA जो है ना वो रेज्ड है, तो फिर उसके बाद मैंने सही। कहा कि ठीक है, तो बायोप्सी की फाइंडिंग उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि उन्होंने फिर बायोप्सी पे कहा कि उसके मतलब बाकी कुछ बोले और सिग्नट सेल्स बोले, तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या डायग्नोसिस अब आपका बनेगा, तो फिर मैंने कहा कि ये तो मतलब जो ऐसे हार्मोन्स है तो ये क्रूकनबर्ग ट्यूमर्स बन रहे हैं जो कि GIT के मेट्स होते हैं ये ओवरी में। तुम्हारा सना सॉरी सना, एक बात बताओ, ये तुम्हारा शॉर्ट केस था ना? नहीं ये तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड था, डिस्कशन था। स्ट्रक्चर डिस्कशन। इंस्पेक्टर डिस्कशन था। ये स्ट्रक्चर डिस्कशन था, चले। तो फिर इस मतलब इस तरह करके उन्होंने कहा कि मतलब जैसे वो उन्होंने हार्मोन मतलब पहले उन्होंने ट्यूमर मार्कर्स पूछे, उस पे वो CEA जो रेज था, और उसके बाद बायोप्सी की फाइंडिंग, क्योंकि उसमें उन्होंने सिनेरियो में ही बता दिया था कि उसकी ना बायोप्सी भी हुई हुई है, तो फिर बायोप्सी की जब रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने कहा कि उसमें सिग्नट सेल्स हैं, तो फिर वो मैंने कहा कि ये मतलब क्रूकनबर्ग ट्यूमर है जो कि बेसिकली GI ट्यूमर्स होते हैं, उनके मेट्स होते हैं ओवरी में, तो फिर उन्होंने कहा कि अब इसकी मैनेजमेंट बताओ जो कि मुझे एकदम तो वहाँ पे लगा कि मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि अब डॉक्टर ये सना इस सारी केस में RMI कैलकुलेट करना था कि नहीं? नहीं इसमें आ रहा है। मैं जब CA-1 वैसे भी एक तो यंग पेशेंट थी, दूसरा ये कि उसमें तो CA-125 तो उसने मुझे कहा था है ठीक है, नेगेटिव, सही। उन्होंने कहा ठीक। कि उन्होंने बाकी सारे मतलब जब तक मैंने CEA का नाम नहीं लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि और मतलब ट्यूमर मार्कर्स भी कोई करवाना है वो बताओ,
तो और सही। मैनेजमेंट में फिर मैंने तो वही टिपिकल जैसे होता है कि हमने वो एक कैंसर वाला किया हुआ था कि पेशेंट को मैं मतलब ब्रेकिंग बैड न्यूज़ करूँगी, मतलब स्पाइक्स प्रोटोकॉल को फॉलो करके फिर पेशेंट को जो है उसकी जो मतलब मैनेजमेंट है वो मैं ट्यूमर बोर्ड में पेशेंट का जो केस डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये जीआई की होती हैं, तो इसमें मतलब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट जो है सारे इन्वॉल्व होंगे, उनके मुताबिक जो स्टेज ऑफ द डिजीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग फिर इसकी मैनेजमेंट होगी उनके साथ मिलके। और फिर उसकी मतलब उसमें ये कि मतलब मेन जीआई का ही है, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी सर्जरी प्लान होगी उनके साथ मिलके। और सर्जरी में मतलब हम THBS तो करेंगे ही, लेकिन ये कि वो जो साथ में जो मेन जीआई की जहाँ पे सोर्स ऑफ ट्यूमर है अगर वो हम इस स्टेज पे हुई कि हम सर्जरी कर सकते हुए तो करेंगे, अदरवाइज़ हम ट्यूमर बोर्ड से डिस्कस करके तो इसको के कीमोथेरेपी अंदर और बेसिकली उसके लिए। क्रूकनबर्ग के अंदर भी जो है ना, अपने फर्स्ट लाइन जब क्रूकनबर्ग आ गया तो इसका मतलब है वो एक स्टेज 3 पे चला गया हुआ है। तो उसमें फर्स्ट जी लाइन जी फिर अगेन ही कीमोथेरेपीज हैं और इम्यूनोथेरेपीज हैं। अब GIT के जी जी अंदर भी वो अब इम्यूनोथेरेपीज हैं, जो पेमलुजिमाब वो हैं इसलिए जो। मतलब मैंने इसको बताया ना कि एकदम तो पहले मुझे मतलब मैं हम्म। ऑनेस्टली बताऊंगी, मुझे तो एकदम सुन के क्रूकनबर्ग मैंने जिंदगी में पहली दफा ही हाँ सोचा हाँ, था कि मैं हो सकता है क्रूकनबर्ग कि ट्यूमर सुना क्रूकनबर्ग हो, रही हूँ। लेकिन जब आपको पैटर्न आता हो, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हाँ, हो, ये इसमें मतलब मैंने फिर इसमें ठीक है। जस्ट इसको पैटर्न ही सुनाया था कि ये मतलब ट्यूमर बोर्ड होगा और उसमें गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपिस्ट, ये सारे मतलब जो ये है कीमोथेरेपी, वो सारे इन्वॉल्व होंगे। ये हम्म मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी और उसी के अकॉर्डिंग ही इसको हम जो स्टेज ऑफ डिजीज़ होगी उसकी जो हम्म मतलब सर्वाइवल रेट भी जो है मैं उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को बताऊंगी, क्योंकि लो सर्वाइवल रेट है, हम्म एडवांस डिजीज़ है ये। तो उसके काउंसल करूंगी, पेशेंट का फॉलो अप मेंटेन करूंगी। कीमोथेरेपी हम्म। अगर अगर कीमोथेरेपी होगी तो कीमोथेरेपी से रिलेटेड उसको जो भी साइड इफेक्ट हैं उसके बारे में मैं पेशेंट को काउंसल करूंगी। तो चलिए, इसी हॉट तरह ही करके फेवरेट ये एंड। सबका जो सबको डिफिकल्ट लगता, डेजर्टेशन पे क्या था आपका? डेजर्टेशन वाले सर ने तो डॉक्टर कुरत मुझे एक लम्हे के लिए, वो सर तुम्हारा थे टॉपिक क्या डॉक्टर था? आपको। टॉपिक मुझसे डिस्कस हुआ था, तुम्हारा टॉपिक क्या था? आपने मुझे कहा था कि तुमने भी आपने मुझसे कहा तुम्हारा ये टॉपिक क्यों है। एक लम्हे के लिए मुझे याद जब है मैं किसी एग्जाम एक का टॉपिक था, मैंने कहा तुम्हें टॉपिक लेते हुए समझ नहीं आई, लेकिन कोई ट्रिक बीच में हमने डिस्कस कर लिया था। वो था वही था ना कि जो मेजरमेंट ऑफ द फीटल हाँ, एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड, ग्लैंड। हाँ वो हमने कुछ कर ही लिया था उसका हैंडल। तो अब वो मैं आपको बताती हूँ ना, वो ये नहीं ना हुआ डेजर्टेशन पे, तो वो आ ही नहीं रहे थे सर ना। हाँ, वो आपकी सारी एकदम एड्रीनल एकदम ग्लैंड पे से चली गई ना। सर ने क्या किया, वो जो शेख जायद वाले सर नहीं है, वो थे मेरे डेजर्टेशन पे बैठे। मैं बताती हूँ, डॉक्टर इकराम। मेरा भी डॉक्टर लास्ट इकराम। डॉक्टर कुरे डॉक्टर इकराम के पास आ गया था और वो सिर्फ मुझे टॉपिक पे ही अड़े रहे कि तुमने ये मिड ट्राइमेस्टर क्यों लफ्ज बोला मैं है आपको पूरे बताती 10 मिनट। मैं आपको हम्म बताती हूँ, मैं तो जाके बैठी तो उन्होंने मेरी डेजर्टेशन जो है ना वो खोली नहीं, मुझे कहते ये क्या बात हुई, फीटल एड्रीनल ग्लैंड ने क्या करना है, उससे लेबर स्टार्ट होती है, फीटस की लेबर ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड से शुरू होती है लेबर। या मैं तो एकदम मैं उनको सर को बता रही हूँ, मैंने कहा देखें सर, जो बेसिकली लेबर का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस से होता है। सबसे पहले फीटल की जो कोर्टिसोल रिलीज होते हैं वो मदर के मतलब सेंटर्स पे एक्ट करते हैं, उससे फिर वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का के लेवल्स में अप डाउन होता है। फिर मैं बोल रही हूँ नहीं, ये अच्छा कैसे जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड से, कैसे जाते हैं वो, क्या मतलब बिल्कुल ब्लड सही में कह चले रहे जाते हो। हैं, प्लेसेंटा में चले जाते हैं, वो क्या प्लेसेंटा को क्या कर देते हैं, फिर प्लेसेंटा को क्या हो जाता है, वो फिर माँ को कुछ नहीं होता, लेबर क्या फीटल का एड्रीनल ग्लैंड जाके लेबर करवाता है। एकदम तो मैं रोने ही सना लगी मेरे थी। साथ भी यही हुआ था डॉक्टर इकराम के स्टेशन पे, मैं भी रो गई उठी कितने के फिर इन्होंने मेरे से मैंने डेजर्टेशन का तो मैं कुछ ना पूछा ही नहीं है एकदम ना, लेकिन मैं टॉपिक पता नहीं पे। अल्लाह ताला के कोई पता है बंदे पे होता है करम ना, डॉक्टर कुरत, कि मैं ना एकदम से तो रोने ही लगी। मैं उनको बताई जा रही हूँ, मुझे हार्मोन्स पूछें, ईस्ट्रोजन को क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन को क्या होता है, और मैं वहाँ पे मतलब पूरा केमिकल पाथवे, तो बंदा वैसे ही ऐसी सिचुएशन में ऐसी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन एकदम फिर मुझे ना पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो ना सर को कहा, मैं ना शुरू हो गई कि सर इस तरह करके मैंने इस तरह पेशेंट किए थे, हमने इस तरह करके पेशेंट सिलेक्शन की। मुझे कहते क्या 41+6 में नहीं होती इंडक्शन? मैंने कहा सर नहीं, हमारे हॉस्पिटल में नहीं हम करते, हम सिर्फ 40 वीक तक ही जाते हैं। हाँ। मैंने कहा सर हमारा जो लोकल प्रोटोकॉल है ना हमारे हॉस्पिटल में, जो हमने प्राइमरी ग्रेविडा के लिए इंडक्शन की लिमिट रखी हुई है ना वो 40 वीक रखी हुई है।
तो मैं फिर 40 वीक से एक्स्ट्रा जाके अपना वहाँ पे जो है मोर्टेलिटी इंक्रीज नहीं कर सकती थी, मतलब पर एक पेरीनेटल ट्रिक ये मोर्टेलिटी। इस ट्रिक इसके अंदर ये ट्रिक अच्छा है कि वो आपको गलत जगह पे फंसा रहा है, तो आप एग्जामिनर को डाइवर्ट करके दूसरी जगह पे शुरू हो जाओ। मैं मतलब फिर उसके उसके बाद मैं बोलना लिमिटेड ऑफ शुरू क्वेश्चंस उसके का आंसर करके, तो उसके बाद जो है उनको डाइवर्ट कर दो, बजाय इसके कि वो आपको डाइवर्ट कर रहा है। इसी तो तरह यू किया यू वो अल्लाह ताला आपने ने जो फिर है ना एकदम से ये बेसिकली मुझे कुछ किया ना, डाइवर्टिंग द मुझे एग्जामिनर तो उसको ट्रिक आ गए यूज कि की है। इंडक्शन करोगी। अच्छा, इंडक्शन कैसे करते हो तुम लोग अपने हॉस्पिटल में? मैंने कहा कि सर हम लोग तो सुबह 4 o'clock पेशेंट को पहले ही प्रोस्टिन रखते हैं, फिर उसके बाद 6 hours के बाद दोबारा प्रोस्टिन पे वो उसका बेबी। अच्छा, मुझे कहता है लो, अच्छा इसका मतलब है जिनकी तुम इसकी इंडक्शन नहीं करोगी, इससे क्या फ़ायदा? बिशप तो अच्छा होगा तो इंडक्शन में कामयाबी होगी। तो मैंने कहा कि सर क्या हमने कभी ओस क्लोज वाले पेशेंट की इंडक्शन नहीं की? मैंने यही आंसर दिया। मैं एकदम पहले उन्होंने मुझे रुलाने वाला कर दिया, फिर मुझे हुआ कि अब जो होना है वो तो हो ही जाना है ना। तो अब मैंने कहा कि सर हम मैं बड़े आराम से, वैसे ये नहीं कि मतलब बहुत गुस्से से नहीं, मैंने कहा सर देखें, जब पेशेंट की ओस क्लोज होती है, प्राइमरी पेशेंट्स तो हमारे पास आती हैं जिनकी ओस क्लोज होती है, हम तो उसकी उनकी भी इंडक्शन करते हैं। हम उनको ये तो नहीं कहते कि आपका बिशप अच्छा नहीं है तो हम इसका आपकी इंडक्शन नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपने अपनी डेजिटेशन तैयार करनी है। अगर एग्जामिनर आपको थोड़ा डाइवर्ट कर रहा है, तो यू यूज द ट्रिक ऑफ डाइवर्टिंग द एग्जामिनर। ठीक है, कि आप बात हाँ, किसी लेकिन भी डॉक्टर बात का फिर आंसर करें, लेकिन आप अपनी आगे डेजिटेशन शुरू कर दें। जी, फिर वो डॉक्टर फिरोज, मतलब मेरा वो क्वेश्चन है कि जिस तरह मतलब डेजर्टेशन के अपने क्वेश्चन है, मतलब डॉक्टर इकराम ने मेरे साथ भी लास्ट टाइम यही किया था कि सिर्फ मेरे टॉपिक पे ही 10 मिनट जाया किए थे, तो लेकिन जो और क्वेश्चंस है वो तो फिर नहीं ना इसके अंदर पूछे उन्होंने। मैं यही आपको बता रही हूँ ना कि सना ने जैसे ट्रिक यूज की ना, कि उन्होंने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्निक और अपने मेथड्स बताना शुरू कर दिए। तो वो जो मतलब मैं जैसे जो सवाल मुझे कर रहे थे ना, एक लम्हे में तो मैं रोने, मतलब मैं बिल्कुल, मेरे आंसू आ गए थे डॉक्टर कुरत। मैंने कहा कि भाई आज मैं फिर गई, अब मैं तो फेल हो कोई बात, जाऊंगी मेरा भी जो सिर्फ एक मेरा लास्ट स्टेशन था रिसर्च वाला, और उसके अंदर वो था, ये जो क्या है, रॉबसन क्लासिफिकेशन वाला, लेकिन उसको रिसर्च में डाला हुआ था। तो एग्जामिनर इतनी चिड़ी हुई थी, उसका दिल कर रहा था कि वो कागज जो है ना मेरे मुंह पे ही मार दे, इस हद तक वो चिढ़ गई हुई थी। लेकिन मतलब पेज नीचे गिरा हुआ था, मुझे कि दूसरा पेज देखो, दूसरा। मैं कहा मैडम दूसरा पेज है ही नहीं, एक ही पेज है। फिर कहती है ओहो ये मेरी फाइल में पड़ा हुआ है। तो वो अपनी फाइल मैंने भी तो में, यही वैसे हाँ, किया कि आखिरी एग्जामिनर आपको स्टेशन के ऊपर परेशान यूजली करे तो ऐसे ही आपने हो जाता है। परेशान नहीं होना, तो कि हाँ, आप सबसे परेशान नहीं हो। इम्पोर्टेंट बात यही है इसके अंदर, परेशान नहीं होना। मतलब मैं एक लम्हे के लिए हुई और मेरे मुंह से ना निकलने ही लगा कि सर प्लीज़ आप मुझसे इस तरह का कोई मैं जुमला कहने लगी। लेकिन पता नहीं उस लम्हे ही अल्लाह ताला ने कोई, मतलब जैसे बंदे की मदद अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है, और मैंने आगे से उनको क्वेश्चनिंग आगे से कि सर इस तरह होगा, फिर हम ऐसे करेंगे, हमें ये इसका टॉपिक मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि देखें इतनी इंडक्शंस फेल होती हैं, हमारे उनके बिशप्स अच्छे नहीं होते, पेशेंट इतने वो होते हैं, तो अगर ये एक हम इसको कर लेते तो इससे हमें पता चल जाएगा। उस तरह करके फिर मैं तो पता नहीं बोली क्यों, मुझे नहीं पता कि मैं वो जब बेल हुई है मैं तब ही चुप की। चले, गुड टेक्निक, गुड टेक्निक। चले अब वीवीएफ का बता दें जल्दी से। अच्छा, वीवीएफ नहीं था डॉक्टर कुरत, ये हमारा था, ये भी सिनेरियो इस तरह था कि पेशेंट जो है ना वो पैरा 4 थी, उसके सिजेरियन हुए थे। अब हम्म। जो पेशेंट थी ना, पेशेंट का लास्ट बोर्न चाइल्ड जो था वो 4 या 5 ईयर ओल्ड था, मतलब पुरानी हिस्ट्री थी उसमें, वो सिजेरियन हम्म। हुआ था उसका। और अब जो पेशेंट है, पेशेंट को जो है ना साइक्लिकल हीमेचूरिया की कंप्लेन थी, लेकिन यू- एमनोरिया नहीं था। यूसुफ सिंड्रोम था ना? यूसुफ नहीं था वो, हाँ मतलब, यूट्रोवजाइन। यूसुफ में के अंदर तो एमेनोरिया भी होता है ना? हाँ जी, वो टिपिकल वो वाला नहीं था, वो जिसमें हाँ, जो इसकी टाइप 2 है ना, जिसमें एमनोरिया भी हाँ, हाँ, होता है और हाँ, साइक्लिक हीमेचूरिया भी होता है। हाँ। मतलब उसका मतलब नॉर्मल नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है, और उसकी हिस्ट्री भी हाँ, काफ़ी पुरानी। तो ठीक फिर है। इस पे एग्जामिनर ने, वो स्ट्रक्चर डिस्कशन ही था, तो उन्होंने कहा कि उसी तरह की आपने हिस्ट्री क्या लेनी है। हिस्ट्री में मतलब इम्पोर्टेंट यही थी कि जो उसकी लास्ट सर्जरी हुई थी उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई थी, तो उसमें उसने कहा कि हाँ अच्छा, उसका ब्लैडर रिपेयर एमेनोरिया हुआ नहीं था। था इसको? नहीं नहीं, एमनोरिया नहीं था वो, उसके तो उसके जो साइकिल थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, उसको कोई मसला नहीं था, जस्ट उसको साइक्लिकल हीमेचूरिया होता था हम्म, पेशेंट को।
तो उसमें फिर हिस्ट्री का उन्होंने पहले नंबर पे पूछा कि आप हिस्ट्री पॉइंट्स क्या पूछोगे, तो फिर वो सर्जरी रिलेटेड मैंने पूछी, तो वो उन्होंने मुझे फाइंडिंग दी कि वो उसका इस तरह करके ब्लैडर भी हुआ था और पेशेंट की जो सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, एडहेरेंस थी और कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं किया। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन उन्होंने कहा, फिर एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाओगी। तो इन्वेस्टिगेशन भी उनके पास मतलब सारी ही थी। इवन मुझे मैंने तो ऐसे करके पेपर देखा, उन पे RFTs की वैल्यूज़ भी लिखी हुई थी जो एग्जामिनर के पास थी ना, उसमें जो मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है ना, उसकी तक की वैल्यू लिखी हुई थी। तो आप वो स्टेप वाइज जो जो बोल रहे थे वो एग्जामिनर आगे आगे वो आपको बोली जा रही थी। फिर एंड पे आके जब आपने वो सिस्टोस्कोपी बोला तो फिर उस पर उन्होंने सिस्टोस्कोपी पे ही वो बता रही थी कि उस पर ना सर्वाइको वजाइकल फिस्चुला है। तो वो स्पेसिफिकली कह रही थी कि सर्वाइकल मतलब सर्वाइकल लेवल पे था। हाँ, इस फिर उसके पे बाद वो मैंने बेसिकली सर्वाइकल पे इसलिए किया ना, तो आपने इसकी अप्रोच पे फिर मैं थोड़ा सा मतलब एकदम ना मेरा जैसे वो आपने रट्टा लगाया होता ना, तो मैं थोड़ा सा डिवर्ट होने की मैंने मैनेजमेंट में कोशिश की, लेकिन एग्जामिनर अच्छी थी, उसे मैंने कहा कि पहले इसमें कंजर्वेटिव, तो उन्होंने कहा कंजर्वेटिव करोगी कंजर्वेटिव। 5 साल, 5 साल की हिस्ट्री। मैं फिर चुप, मैंने कहा नहीं नहीं मैडम इसकी तो देखे ना बहुत मतलब लॉन्ग हिस्ट्री है, 5 साल से पेशेंट का है, तो कंजर्वेटिव का तो कोई फायदा नहीं होगा, तो हम इसकी सर्जिकल ऑप्शन पे जाएंगे। हाँ, सर्जिकल ऑप्शंस में, ये जो क्योंकि है ये ये जो सर्वाइको विजाइनल है ना, तो मैडम इसमें इसमें हम ज्यादा बेहतर है कि हम इसको मैडम विजाइनल रूट से करें। हाँ ये मैंने उन्होंने मुझे ये उन्हें पूछा डॉक्टर था को ना, तो कि ये जो सिंड्रोम 3 टाइप्स होती है, ये उसमें से एक टाइप है ना जो उसका जी जी वेरिएंट होता है। जी जी, ये ये वो टाइप 2 टाइप उसकी है, जो ये टाइप 2 हाँ है, टाइप 2 है। इसको यूसुफ नहीं बोलते, जो टाइप 3 होता है ना, उसके हाँ अंदर जी उसको यूज कर उसको बोलते हैं यूसुफ कहते हैं। यूट्रोवेजाइकल फिस्टुला के 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो टाइप 3 है हाँ उसको इसमें यूसुफ सिंड्रोम एमेनोरिया भी कहते हैं, होता है। ठीक है। हाँ जी ये तो इसमें जिस ये यूजुअली जो है ना, इसके अंदर जो वो यूट्रोवेजाइकल फिस्टुला वाला टोग आर्टिकल, या आई थिंक वो टोग नहीं है, इट इज समथिंग एल्स, वो इम्पैक्ट पेपर है, साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर है, वही करना है। जी और वही उसी तरह टिपिकल क्वेश्चंस पूछे, यही टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, सर्जरी होती है। मेरी दफा यूसुफ सिंड्रोम था, तो उसमें ये लेकिन डीडीज भी वही वाली पूछे थे। बात की जैसे डॉक्टर अच्छा, इसके पूरत अंदर एक इम्पोर्टेंट बताते थे ना। इन्वेस्टिगेशंस के बाद आपसे डीडी भी पूछा होगा, डिफरेंशियल। हाँ नहीं क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था हम्म। पहले नंबर पे हिस्ट्री हाँ के बाद, उसमें वो मैंने वो वाले बताए थे, एंडोमेट्रोसिस भी हो सकता है, ये सारे वो जो होते हैं हम्म ना, तब जो हम्म, जो चूरिया, और क्योंकि उसमें इसमें हिमचूरिया ब्लैडर था, सी, हाँ ये भी हो सकता है। ब्लैडर सिस्टाइटिस हाँ, भी हो सकता ट्रांसमिशनल है। सेल सीए भी हो सकता है, रीनल सीए भी हाँ हो सकता है। ब्लैडर मतलब वो भी कार्सिनोमा भी हो सकता है, जो सारे उसके डीडीज थे, डीडीज उन्होंने मुझसे पहले नंबर पे पूछे थे। हाँ, फिर बाद में उन्होंने हिस्ट्री एग्जामिनेशन चलिए और अगला आप कर लेते इन्वेस्टिगेशन। हैं, ताकि हम जल्दी से एक दफा गो थ्रू जरूर हो जाए। आज हमने लास्ट करना है, कल से फिर हम अपना इंशाल्लाह शॉर्ट केसेस की प्रैक्टिस लेकिन शुरू ये कि करेंगे। हर वाले मतलब मेरा मुझे तो ये लगा है कि वहाँ जाके ना आपको वो बस आपको आप टेम्पलेट पे रहते हैं ना, और आप टेम्पलेट को फॉलो कर रहे थे ना, हम्म। तो एग्जामिनर आपके साथ भी मतलब ये नहीं कर रहे थे कि मतलब वैसे लाहौर वाले एग्जामिनर इस दफ़ा अच्छे ज़्यादा अच्छे थे अच्छा, बी कि जिस दिन आप पास होना होता है उस दिन सारे अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, बी नहीं नहीं मतलब लिस्ट। मैं ये कि वो टेम्पलेट को वो कर रहे थे हाँ, मतलब नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा क्या टेम्पलेट नहीं नहीं, ये एक बेसिक रूल है, इफ यू हैव टू फॉलो द टेम्पलेट। जो अपनी टेम्पलेट, वो चाहे रोल प्लेयर है, चाहे स्ट्रक्चर डिस्कशन है। हाँ, किसी के अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशंस कम हो जाएंगी, किसी में एग्जामिनेशन कम हो जाएगा, बट आप टेम्पलेट ऐसे ही लेकर चलेंगे। 20 इंच की ड्रिल थी। हाँ जी इसमें उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ था कि पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन हुआ है हम्म और उसको यूट्राइन एटोनी हो गई है, और हम्म यूट्राइन एटोनी की वजह से पीपीएच हो गया है, लेकिन पेशेंट की मेडिकल मैनेजमेंट हो चुकी है। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, तो फिर उस पर वही आपने करना था कि आप 20 इंच, उसने 20 इंच लगवाया था बस। उसके बाद वो मतलब बहुत शॉर्ट सा स्टेशन था, क्योंकि मुझे उस पर एग्जामिनर ने भी कहा था कि कोई बात नहीं, कुछ स्टेशन होते ही बड़े शॉर्ट है बस। एक ही मुझे उन्होंने हाँ, कहा था कि मतलब आप ओरिजिनल लगा रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल नहीं होता बैक साइड पर स्टिच लेना, मैंने कहा मैडम होता है, कोई नहीं क्वेश्चंस भी नहीं थे मतलब बस। हम लोग बैक साइड से तो अंदर आगे आ जाना होता है ना। 20 इंच में उसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता वो, क्योंकि आपका हाँ स्कार लेकिन खुला हुआ है ना। आपने ऊपर से मतलब ये दूसरे वाला है, तो सिजेरियन में 20 इंच लगा रहे हो, सिजेरियन में तो स्कार खुला हुआ है आपका, तो इतने हाँ मुश्किल बस नहीं वैसे ही वो होता। मतलब एक बात कर रही थी कि ये ज़्यादा हाँ मुश्किल नहीं हो जाता, हाँ यानी कि मतलब अभी तो तुम बड़ी आसानी से हम लोग लगा रहे हैं,
मैंने कहा मैडम नो डाउट जब आप रियल पेशेंट पे सर्जरी कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी तो सर्जरी स्ट्रेस मुश्किल ही होता होती है, तो है उस जब वक्त पीपीएच का स्ट्रेस होता है तो हो जाता है। हाँ मॉडल पे आपके लिए मुश्किल होता है, मॉडल पे चीज़ मैंने कहा कि बहुत इजी हम्म। होती है करनी। अच्छा, ये तो एक टिपिकल सा हो गया। और डब्ल्यूएचओ सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन थी ये? नहीं नहीं इसका ना वो ये भी ना एक्चुअली ये था वो जो जो अभी डब्ल्यूएचओ वाला पेपर है वो वाला था? डब्ल्यूएचओ वाला पेपर भी है, या फिर वो जो अभी सर्वाइकल कैंसर की 2025 में जो फिगो की गाइडलाइन आई है ना, उसमें पहले जो 2-3 पेजेस नहीं लिखे हुए हाँ हाँ सारे। हाँ, वही वो जो 70-90 और 70 वाला रूल। हाँ जी, सी एंड ट्रीट और लो सोशो इकोनॉमिक, और क्या मतलब उसमें वो स्पेसिफिकली पूछ रहे थे कि सर्वाइकल एलिमिनेशन मतलब कैंसर एलिमिनेशन का टारगेट क्या है, वो जो 4 in 100,000 है वो हम्म। मिला 4 इंसिडेंस हो जाए। वो पहले दो फिर वो पेजेस हैं। इसका बल्कि हाँ एक और ना वो पूरा सर्वाइकल प्रिवेंशन का एक अलग से डब्ल्यूएचओ का अपना पेपर आया हुआ है। वही वाला मतलब या तो वही वाला पेपर है ना, वो पेपर ही हाँ, था, वो पेपर चार वही वाला पेजेस का पेपर वो है। पेपर है। वो जी जी। मेरे पास है वो। वैसे तो मैंने अपने लिए रखा हुआ और था, इसमें पर मुझे नहीं आइडिया था कि कितने वो पेपर सवाल उठा थे, के एज इट इज दे देंगे। 7-8 सवाल थे उसमें ना। कुछ ये सवाल इस तरह के कुछ हमारे रिलेटेड क्वेश्चन थे। वो ये था कि जैसे आप उन्होंने पूछा था कि पाकिस्तान में जो लगी है वैक्सीन वो कौन सी थी, तो वो मैंने बताया कि वो सेक्वलिन थी। उसकी कितनी डोजेज थी, मैंने कहा वो सिंगल डोज भी लग सकती है, तो 2 डोजेज भी वैसे लगा सकते हैं। 2 डोजेज जब लगाते हैं तो क्या उसमें कितना गैप होता है, हम्म। तो ये वो पूछ रहे थे। वैक्सीन से रिलेटेड भी पूछे थे क्वेश्चन, लेकिन इन्होंने ये सारा पूछा था। फिर उन्होंने कहा था कि जैसे हम हमारे जैसी कंट्रीज़ जैसे लो सोशो इकोनॉमिक वाली कंट्रीज़ हैं उसमें क्या हमें मतलब चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो वही वो जिस तरह वो सर कह रहे थे, जैसे हम कहते हैं ना कि उसके मतलब कि एजुकेशन की कमी है, या जो भी जो सारे उस हैं चीज़ें हैं एक्सेप्टेंस की कमी कि होती लोग है। पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग, प्रोपोगंडा होता है। एक्सेप्ट नहीं करते, और वो प्रोपोगंडा जो होता है। प्रोपेगेंडाज होते हैं, और उसके अलावा हाँ, ये कि रिसोर्सेज नहीं हमारे पास है कि हम कोई रिसोर्सेज की नहीं प्रॉपर है हमारे हमारे पास पास। हाँ, वो नहीं है, एजुकेशन, लैक स्क्रीनिंग ऑफ प्रोग्राम नहीं एजुकेशन है है, हमारे लैक ऑफ पास। रिसोर्सेज है, नेगेटिव प्रोपोगंडा है। जी। फिर उस पे फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि इसको हम कैसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो फिर इसका वो इसी तरह ही सर के वो सर भी वो सर कि एजुकेट करें, और उसके अलावा जो हाँ भी मतलब आप इम्प्लीमेंट प्लान बनाएं, जैसे स्क्रीनिंग हाँ, आप प्रोग्राम कोई हम एनजीओस को अपने बीच में एनजीओस को बीच में इन्वॉल्व करें। हाँ उसमें हम अपना और मीडिया इन्वॉल्व कर सकते हैं, मजहबी स्कॉलर्स जो हैं वो हाँ, उनको इन्वॉल्व कर उनको सकते हैं, इन्वॉल्व मतलब इस तरह करके करके आप था कि। और कोई फतवा फिर ले सकते जैसे हैं और इस वैक्सीन तरह की प्रोग्राम चीजें है, कर सकते हैं। तो ये फिर इसके अलावा फिर वो था एंड पे के उन्होंने कहा था एंड पे वो क्वेश्चन था कि डब्ल्यूएचओ का है कि आप ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है जो लोअर मतलब हमारी जैसी कंट्रीज़ जो थर्ड क्लास वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं तो उनके लिए हम्म। क्या है, तो वो क्वेश्चन पूछा हुआ था एंड पे। तो उसके लिए वही वाली वो जो था कि सी एंड ट्रीट करें, और वो जो इसमें वो जो क्रायो वाली नहीं थी, क्रायोथेरेपीज होती हैं और कोagulation मतलब जिसमें वो पूछ रहे थे कि कैसे करते हैं, वो भी उसी वाले में मेरा ख्याल है डब्ल्यूएचओ वाले में लिखी हुई है ना सारी कि कोagulate कर देते हैं हम। जी मैडम, मेरा 14 को था। सॉरी मैडम, मैंने अभी आपका मैसेज। हम्म। ठीक है। जी जी सना बोलिए। तो ये इसमें वही वाली जो वो वाला आप जो पेपर कह रही हैं ना, वो पेपर और वो वाली जो गाइडलाइन के 2-3 पेजेस है ना, उसमें से वही क्वेश्चंस बने हुए थे सारे। हम्म। ठीक है। तो इस थोड़ा सा दफा मैं मतलब इनके इसमें साथ यही वो था। डब्ल्यूएचओ वाला पेज जो है ना इंशाल्लाह शेयर करेंगे जब ऑन्कोलॉजी मॉड्यूल करेंगे ना। तो जो भी और साथ में मतलब थोड़ा सा ये वो जो होंगे मुझे एचपी याद जरूर कंपेन करवा देना। वैसे मुझे वाला याद नहीं रहेगा, लेकिन स्टिल मुझे याद करवा देना कि जब हमने सर्वाइकल कैंसर करना है तो हम इस टॉपिक को जरूर टच वाले करेंगे। पे ना। अब वो मेरा ख्याल है एक सेंट में तो डॉक्टर आलिया बशीर बैठी थी, तो उन्होंने तो सबको फेल किया था क्योंकि मतलब शायद लड़कियों को तो ना ये वैक्सीन के नाम भी नहीं आ रहे थे। वो बड़ा मतलब उन्होंने वो गुस्से हो रही हाँ, थी, हमारे वाले वैक्सीन में तो मैंने शुक्र भी यही है। सुना था कि वैक्सीन्स के नाम काफी जो फेल कैंडिडेट्स का मुझे फॉलो मिला था, उसमें यही कि था वो कि डॉक्टर हमें कैंपेक्स। मतलब हालांकि आलिया बशीर आई के स्टिल बारे में बैठी थी रिमेम्बर तो कि वो तो लास्ट डे पे मैंने मैम वैक्सीन्स ये पे काम करके मैम ये आप लोगों नाम को जो भेजा था। मैम ये हाँ नहीं नाम नहीं जो हमने तो गार्डासिल किया और थे, सर्वर हमने तो किए हुए थे डॉक्टर। मैडम आपने ना नाम नाम भेजे थे और आपने ना उनकी सारी डोजेस भेजी थी, लेकिन ये आपने ना बिल्कुल अपने कोर्स के शुरू में करवाया था, तो वो भूल गया था, वो कुछ था ही नहीं वो। नहीं नहीं, एंड पे भी हमने जब रिवाइज किया था सर्वाइकल कैंसर, तो वैक्सीनेशन वैक्सीन्स मैंने मैम सेम इसमें वैक्सीन ये यही सब नाम थे रिवाइज ना। हुआ था। मैम नाम तो यही थे, गार्डासिल और सर्वर एक्स या कुछ और सिकोलिन, ट्रेड हाँ नेम यही थे तीन मैम। ही नाम थे। यस मैम, तो यही नाम है ये तो मैडम
शेयर हुआ था नहीं आपकी मैडम, वेबीनार इसका पर। वो एक आपने जब आपने शुरू में करवाया था ना सर्विक्स, तो आपने एक पूरा पेज शेयर किया था, उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन थी। वो पेज मुझसे मिस हो गया था, वो लिटरेचर नहीं ग्रुप नहीं में मुझे मिला ही नहीं फिर। नहीं नहीं, मैंने एंड में आपने मुझसे पूछा तो मैंने सब दोबारा अपनी पॉम्फलेट्स निकाले थे और पॉम्फलेट निकाल के दोबारा पीडीएफ बना के दोबारा शेयर किया था। आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट डे पे। आपने डॉक्टर को ग्रुप में की हुई है पीडीएफ, आपने ग्रुप में पीडीएफ की हुई है थी। एचपीवी तो वो आपने वैक्सीनेशन सारे है। वो जो उस वाले कैंपेन के वो थे ना, हाँ, ब्रोशर्स वगैरह बने हुए थे, ब्रोशियर्स वो वो भी थे। सारे मैंने हाँ शेयर हाँ, किए वो थे। ब्रोशर्स तो आपने वो तो हाँ, वो तो आपने शेयर किए थे, वो तो हाँ, और लेकिन सर्वेलेक्स गार्डासिल, ये सारे नाम, इनकी डोजेज, इनका ड्यूरेशन, ये भी ये एंड तो पे जब मैम हर लड़कियों ने जगह कहा कि पे है। मैडम ये बता नहीं देते। मैडम, ये WHO वाला जो पेज बोल रही है ना, ये मेरे ख्याल में नई गाइडलाइन में है, ये शायद हाँ हाँ, सरना ने ये ही नहीं बताया मैंने था एंड कि पे शेयर किया, नहीं नहीं, नई गाइडलाइन में नहीं था। ये मैंने शेयर ही नहीं किया वो आप लोगों से, क्योंकि मुझे था कि ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो जिसका सिर्फ नाम हमने थोड़ा सा वो एक पेज हमने डिस्कस शुरू में किया था, लेकिन इसको हमने डिटेल में नहीं डिस्कस किया था। लेकिन वो एक पेज हमने डिस्कस, प्रिवेंशन, जब हम इसके प्रिवेंशन ना की सीए सर्विस डॉक्टर की आलिया बात कर रहे थे वहां पे हुआ था। चलिए आगे, कह आपके रहे थे कि शॉर्ट केस थे डॉक्टर सना। इसके अलावा मेरा ख्याल है मेरी शॉर्ट केस थी, बाकी तो स्टेशन सारे हो गए हैं। हाँ चलिए डॉक्टर सोबिया, आप कुछ शॉर्ट केस का डिस्कस करना चाह रहे थे, 6 मिनट्स रह गए हैं तो हम उसको कवर कर लें। जी मैम, मेरी पेशेंट थी ग्रेविडा 5 पैराफोर, 35 वीक्स पे थी। और हम्म वो कह रही थी कि मैं तो ओपीडी में चेकअप के लिए आई थी और हम्म मुझे एडमिट किया था कि आपके खून की कमी है। तो फिर मैंने सारे एनीमिया के सिम्टम्स और स्टार्ट में बायोग्राफिक जो वो डिटेल्स होती हैं वो सारी लेके उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट की। तो उसकी एनीमिया की सिम्टम्स और वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वो सारी मैंने मैडम पूछ ली। फिर पास्ट मेडिकल, सर्जिकल, फैमिली हिस्ट्री, ऑप्स हिस्ट्री और वो सारी हिस्ट्री पूछ ली। फिर मैंने मैडम जब ट्राइमेस्टर वाइज उसकी हिस्ट्री ली तो उसमें ना हाइपरटेंशन था, ना डायबिटीज था, प्रीवियस ऑल एसवीडीज थे, सिर्फ एनीमिया एनीमिया एक ही चीज थी जो कि उसमें थी। लेकिन जब हम्म। मैंने उसकी फंडलाइट देखी तो वो बिल्कुल 34-35 ही थी। एग्जामिनर ने एकदम से खड़े होकर फंडल हाइट चेक किया तो वो उन्होंने कहा ठीक है, आप फंडल हाइट कॉरिलेट कर रही है LMP-EDD के साथ। तो उसके बाद एग्जामिनेशन हो गई। बस जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में मेरी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रह गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नहीं किया। वो टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो मुझे याद था, लेकिन मैंने जल्दी से पर एब्डोमेन कर ली और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रह गई। तो वो मुझे याद भी था लेकिन वो मैंने किया नहीं। फिर मैंने समराइज कर यहाँ से दिया। हमें फिर ये जब इंफॉर्मेशन मिलती है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ऑप्स के केस में लाजमी करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो एटलीस्ट यू कैन टेल कि जी आपकी छाती में कोई गिल्टी वगैरह तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है छाती का, ठीक है। सो यू जस्ट गिव द हिंट टू द एग्जामिनर कि यस आई एम मैडम इंटरेस्टेड इन द ब्रेस्ट। मैंने अपने जी मैडम, मैंने डॉक्टर पूरत, मैंने ना अपनी एग्जामिनर से पूछा था कि मैडम इसको प्रॉपर्टी से कंसेंट लेके इसको करूं या मैं ऐसे बता दूं। तो मैडम ने आप ऐसी सुपरफिशियली मुझे बता दो क्या क्या पूछोगी। तो वो उन्होंने मेरा सुना था ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ऑप्स हाँ, में, तो ब्रेस्ट PIH की एग्जामिनेशन पेशेंट भी थी, वो इम्पोर्टेंट अलग मैम है। जी मैंने सोबिया। मैंने बस मैडम किया डॉक्टर नहीं, सूरत हालांकि मुझे याद आप था बिकॉज ये भी रहेंगे, कभी कभार आपके साथ मिसहैप भी हो सकता है मेरे शॉर्ट केस में ना। मैं वैसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ ओप्स के शॉर्ट केस में ना। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है जब एग्ज़ाम पास हो जाता है तो कोई बात नहीं रहती। लेकिन मैं आपके कहने पे वो स्टॉप वॉच लेके गई हुई थी, तो मेरी स्टॉप वॉच पे ना अभी 7 मिनट्स हुए थे और बेल हो गई थी। ये होता वो है। टाइम भी इस तरह खाता है। हाँ, टाइम वो मतलब लेकिन मैंने मैं पता है डॉक्टर सूरत मैंने क्या किया था, मैंने मैंने मुझे एग्जामिनेशन हर खत्म कमरे में करके ना बगैर आम डिजिटल के, वॉच मतलब लगी हुई मेरी थी। पास 3 मिनट हैं तो के सेवन मैडम मिनट्स अभी जस्ट पूरे ही हुए थे। हम्म मैडम मैंने भी तो रखी थी स्टॉपवॉच पॉकेट में, लेकिन ना हर कमरे में ना सामने डिजिटल लगी हुई थी, हर रूम के अंदर। और जो मेन हॉल था ना उसमें भी सामने डिजिटल डिजिटल वॉच लगी हुई थी कि जब आपका आप कमरे से कराची था बाहर ना, आके खड़े आपका होते थे ना कराची था। तो कराची में होती है, बाकी जगहों पे नहीं जी होती डिजिटल। मैडम मैं इस्लामाबाद में थी, उस उसमें तो ऐसे नहीं था कुछ हाँ भी। नहीं नहीं, मैंने वही तो मैं इस्लामाबाद में अपनी सिर्फ बता जॉब रही की। कराची सेंटर में डिजिटल होती है, बाकी कहीं पे हूँ, ये डिजिटल नहीं चीज़ मैं होती। बता रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरा तो बाद में वो एग्ज़ाम पास हो गया, लेकिन मैं एकदम से निकल के ना बहुत परेशान हुई थी क्योंकि वो मेरे तो 7 मिनट पे मैं जब उसको समरी बैठने सुनाने के लिए बैठी हूँ और वो सुनाना शुरू हुई हूँ
तो मेरी अब मैं अपनी तरफ से बड़ी रिलैक्स थी कि 7 मिनट में मैंने अपना सारा कुछ कर लिया है, अब तो मैं समरी ही सुनानी है, तो वो मेरी उन्होंने 7 मिनट में बेल कर दी थी। मैडम मैंने फिर अपनी